नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरी क्लास 10 की हिस्ट्री को बहुत कम टाइम के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उठाओ अपना कॉपी पेन और शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नाम से ही पता चलता है यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग का उदय होना, शुरुआत होना, और इस नेशनलिज्म यानी देश प्रेम की फीलिंग से यूरोप में क्या क्या हुआ ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। चैप्टर शुरू होते ही साथ हमको एक पेंटिंग देखने को मिलती है जो बनाई थी फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में। उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, उनमें से ये एक है। जैसे आपको बचपन में बोला जाता था कि अब मेरे सपनों के भारत पर एक निबंध लिखो, ऐसे उसको भी बोला गया था एक पेंटिंग बनाओ जिसमें बताओ कि तुम्हारे सपनों का वर्ल्ड कैसा दिखेगा। तो उसने ये पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने हर कंट्री के लोगों को एक साथ रैली करते हुए दिखाया था। यूरोप, अमेरिका, जो अपना अपना फ्लैग लिए हुए थे और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे थे और रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। इसी पेंटिंग में उसने ज़मीन पर पड़े कुछ गंदे टुकड़े भी दिखाए थे। उसने बोला था ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं ना, एज अ गार्बेज, ये टुकड़े हैं मोनार्की के, ये टुकड़े हैं उन राजाओं के रूल के, उन डिक्टेटर्स के रूल के जिन्होंने अपनी मनमानी से रूल किया था। इसी पेंटिंग में उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर दिखाया था, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक मसाल थी, और दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर था जिसमें पूरे ह्यूमन राइट्स के अधिकारों का मेंशन किया गया था। तो ये उसने बताया था कि उसके सपनों का विश्व ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होता है या नहीं, ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जिक्र के साथ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो फ्रांस के जो लीडर्स थे इन्होंने कुछ कदम उठाए थे ताकि फ्रांस के लोगों को ये एक साथ ला सके। वो कदम कौन कौन से थे, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, दैट व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पीपल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उसमें सबसे पहला कदम था आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोइन वर एनकरेज। ला पैट्री का आइडिया का मतलब था फादरलैंड। लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि फ्रांस तुम्हारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और तुम्हारा कर्तव्य है इसको प्रोटेक्ट करना। ले सिटोइन का मतलब था लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि तुम इस फ्रांस के सिटीजन हो, नागरिक हो, एंड एज अ नागरिक तुम्हारा अधिकार है अपनी ज़मीन के लिए लड़ना और इसको प्रोटेक्ट करना। तो ऐसे मैसेजेस को एनकरेज किया गया ताकि लोगों को नींद से उठाया जा सके और बोला जा सके कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करो। एक नया ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया था जिसने रिप्लेस किया था पुराने राजाओं के फ्लैग को। जो पुराना फ्लैग था वो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता था, उसको रिप्लेस किया था नए फ्लैग ने। जो ई स्टेट जनरल हुआ करती थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली हो गया था, और उसमें जो लोग चुने जा रहे थे वो प्रॉपर इलेक्शन से चुने जा रहे थे। ई स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली सिंपल जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ऐसी वहाँ पे वो नेशनल असेंबली उस टाइम पे चला करती थी। साथ ही साथ फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया था पूरे फ्रांस में ताकि लोग आपस में अच्छे से बात कर सकें और ईजिली नेशनलिज्म का मैसेज स्प्रेड हो सके। पांचवी चीज़, हिम्स कंपोज करी गई थी, शपथ ली गई थी, ओथ्स ली गई थी, और जो लोग शहीद हुए थे उनको कमेमोरेट किया गया था, सम्मानित किया गया था ताकि और लोगों के अंदर मोटिवेशन आए देश के लिए लड़ने की। और भी छोटे छोटे कदम उठाए गए थे, जैसे जेकोबिन क्लब्स को सेटअप किया गया था कॉलेजेस में। ये क्लब क्या करते थे, सोशल इश्यूज़ पर डिस्कशन करते थे और अवेयरनेस फैलाते थे। तो ये सारे कदम उठाए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ क्या था, मोनार्की को निकाल फेंका था और डेमोक्रेसी आ गई थी। लेकिन फिर नेपोलियन की एंट्री होती है 1799 में फ्रांस में, और नेपोलियन वापस से मोनार्की ले आता है। लेकिन फिर भी फ्रांस के लोग नेपोलियन का ज़्यादा विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि नेपोलियन ने लोगों की नस पकड़ ली थी। नेपोलियन को समझ में आ गया था कि अगर वो कुछ लोगों के लिए अच्छा अच्छा कर देगा ना तो लोग भूल जाएंगे मोनार्की है या डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपको क्या मतलब रहेगा कि देश में मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है। तो नेपोलियन ने वही किया। नेपोलियन ने कुछ ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिससे लोग बड़े खुश हो गए और वो भूल ही गए कि नेपोलियन अपने साथ मोनार्की लाया। जैसे नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लाया था जिसको नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं, जिसमें उसने क्या किया था, 3 इतने बढ़िया रिफॉर्म कर दिए थे जिसकी वजह से लोग बहुत इंप्रेस हुए थे। पहला उसमें रिफॉर्म उसने ये किया था, उसने जितनी भी प्रिविलेजेस मिलती थी, स्पेशल राइट्स मिलते थे बर्थ के बेसिस पर, कि क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ग्रुप में पैदा हो गए तो आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, उन सभी स्पेशल राइट्स को, प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। दूसरी चीज़, उसने इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया। उसने बोला कानून के सामने सब बराबर है, चाहे तुम अमीर हो, गरीब हो, वीआईपी हो, कॉमन आदमी हो, सब बराबर। तीसरी चीज़, उसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया। राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पर फ्रांस में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फ्रांस में क्या होता था और पूरे यूरोप में होता था, जो पावरफुल लोग होते थे ये वीक लोगों की प्रॉपर्टी को छीन लेते थे या फिर ज़बरदस्ती, देख लो पटाखा फूट गया भाई, फ्रांस की बात हो रही है, नेपोलियन की बात हो रही है, पटाखा फूट रहा है। बट एज आई सेड, वापस हम अपने बातों में आ जाते हैं, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, दे आर नॉट इन आर कंट्रोल। तो बेसिकली क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी क्यों दिया गया था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी से क्या हो गया था, जो वीक लोग थे अब वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे और उनको अब ये डर नहीं था कि कोई पावरफुल आके उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेगा या उनसे ज़बरदस्ती उन्हीं की प्रॉपर्टी पे काम कराएगा और उनका पूरा प्रॉफिट ले लेगा। तो ये 3 चीज़ जब नेपोलियन ने करी तो लोग नेपोलियन से बड़े इंप्रेस हो गए और बोला यार ये बंदा बहुत सही लीडर है। साथ ही साथ नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म लाया, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म लाया, एंड आई होप सो इधर भी रिफॉर्म आए, ज़्यादा पटाखे ना फूटें, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा हमारी क्लास चल रही है, पता नहीं कहीं शादी है
होने दो, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस चलेगा, आप अपना फोकस बनाए रखो जैसे मैं फोकस बनाए रखता हूँ, ठीक है। तो जब ये सब नेपोलियन कर रहा था, जब वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर रहा था, उसने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया था, तो कुछ लोग बड़े खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गया था कि जो नेपोलियन समाज सेवा कर रहा है ना, तो वो सिर्फ समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो अपनी सेवा भी करवा रहा है। एक हाथ से तो नेपोलियन बहुत कुछ दे रहा था, दूसरे हाथ से छीन भी रहा था। नेपोलियन ने लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली थी। लोगों के पास ये हक नहीं था कि वो फ्री तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सके, नेपोलियन को क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि नेपोलियन ने सेंसरशिप लॉज ला दी थी। सेंसरशिप लॉज का मतलब ये था कि जो भी छपेगा, जो भी प्रिंट होगा, वो नेपोलियन से होकर गुजरेगा, यानी आप नेपोलियन के खिलाफ कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। नेपोलियन ने ज़बरदस्ती लोगों को उठा के आर्मी में रिक्रूट किया था, क्योंकि उसका तो एम था पूरे यूरोप को जीतना था। तो ये सब जब हो रहा था फ्रांस के अंदर और फ्रांस के आसपास, उस समय पर यूरोप के क्या हालचाल थे उसको भी हम जरा देख लेते हैं। अगर आप यूरोप को देखने जाओगे तो जैसे पहले भारत था ना, अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, ऐसे यूरोप भी था। तो सवाल ये है कि अगर यूरोप अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो यूरोप में अलग अलग जगह पर कैसे लोगों के मन में ये आया कि हमें अपना अपना देश बनाना है? ये तो इंपॉर्टेंट बात है। भाई यूरोप तो बिखरा पड़ा है, तो उनके मन में कैसे आया यूरोप के अलग अलग लोगों में कि हमें अपना अपना देश बनाना है? तो इस पूरी चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक लड़ाई के साथ, जिसका नेशनलिज्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये लड़ाई ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया यूरोप के लोगों को मोटिवेट करने में। एक तो यूरोप के लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोटिवेट हुए, और दूसरा मोटिवेट हुए इस लड़ाई से, जो लड़ाई थी एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास की। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग हुआ करते थे जो बड़े पावरफुल होते थे, और ये जनरली माइनॉरिटी में होते थे, यानी कम संख्या में होते थे। ये बड़े पावरफुल रिच लोग होते थे, इनके पास बहुत ज़मीन जायदाद होती थी, ये लोग फ्रेंच बोलते थे, और इनको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता था। वहीं पर जो मिडिल क्लास होते थे, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ जाते थे, मैनेजर्स आ जाते थे, जो जॉब वॉब किया करते थे, ये लोग क्या थे, ये लोग भी उसी जगह रहा करते थे, लेकिन इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, इनको इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता था एज़ कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेट्स। तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे, थोड़े बहुत एजुकेटेड भी थे, तो इन्होंने लड़ाई शुरू करी थी कि एरिस्टोक्रेट्स के स्पेशल राइट्स को ख़त्म किया जाना चाहिए, और इन्होंने एक नए शब्द का यूज़ करना शुरू किया था जिसका नाम था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता था आज़ादी। बेसिकली ये लोग चाहते थे कि इनको किस चीज़ से आज़ादी मिल जाए, इनको आज़ादी मिले कि एरिस्टोक्रेट्स के स्पेशल राइट्स ख़त्म हो जाए। लेकिन इनको क्या पता था कि इनका ये जो शब्द है आज़ादी, लिबरलिज्म, ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि ये यूरोप में क्रांति तक ला सकता है। जी हाँ, यूरोप में जो असली क्रांति की शुरुआत हुई थी ना, एक बड़ी छोटी सी लड़ाई के साथ हुई थी, जो थी एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास ने बेसिकली डिमांड करना शुरू किया कि एरिस्टोक्रेट्स के स्पेशल राइट्स को हटा दिया जाए और उनको हमारी तरह इक्वली ट्रीट किया जाए। अब जब लिबरलाइजेशन की बात हो रही है तो इकोनॉमिक्स की बात होना तो बनती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये शब्द आता है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था ना, पहले के टाइम पर भी यही होता था जो आज के टाइम पर कई जगह होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत टैक्स लगा करते थे। और पहले के टाइम पर तो और ये दिक्कत थी, कंट्रीज तय नहीं थी कौन सी कंट्री, क्योंकि कंट्रीज तो थी नहीं, अलग अलग राज्य बटे हुए थे, तो और ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे नेपोलियन के टाइम पर 39 स्टेट्स थी, उनकी अपनी अपनी करेंसी। अब सोचो कितना मुश्किल होगा डील करना या व्यापार करना। तो उस समय पर इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलाइजेशन लाने के लिए, यानी टैक्सेस को हटाने के लिए क्या किया गया था, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था जोलेवरिन, जिसको बनाया था प्रूशिया ने, और फिर उसमें कई सारी जर्मन स्टेट्स भी आ गई थी। इस जोलेवरिन ने दो काम किए थे। इसने पहला तो टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया था। टैरिफ बैरियर्स का सिंपल मतलब जो टैक्सेस लगाए जाते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर, उनको पूरी तरह से ख़त्म किया था। और नंबर 2 चीज़ जो मैंने बोला कि बहुत सारी करेंसीज हुआ करती थी, यानी 30 करेंसी हुआ करती थी, उनको घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया था, जिससे लोग ईजिली व्यापार कर पाए। तो लिबरलिज्म में हमें ये तो नहीं पता कि एरिस्टोक्रेट्स के स्पेशल राइट्स खत्म हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि व्यापार को फ़ायदा हो गया था इस लिबरलिज्म शब्द के साथ। अब बेसिकली इस पूरे दौरान में जब यूरोप में ये सब चल रहा था, उस समय में नेपोलियन इतना पावरफुल हो गया कि जब ये हारा ना 1815 में, तो 4 कंट्रीज़ को मिलकर हराना पड़ा था। वो 4 कंट्रीज़ थी बार्प, BARP, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया। इन चारों कंट्रीज़ ने 1815 में नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हराया। और इसको हराने के बाद अब उनके सामने एक नई दिक्कत थी कि अब नेपोलियन तो हार गया, लेकिन नेपोलियन का पूरे फ्रांस में असर बैठ चुका था, क्योंकि नेपोलियन बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बंदा था। तो अब उनको ये दिक्कत आ रही थी कि हम फ्रांस को आगे कैसे चलाएंगे नेपोलियन के जाने के बाद। तो इसके लिए ये चारों कंट्रीज़ ने एक मीटिंग रखी वियना में, जिस मीटिंग को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने। और इस ड्यूक मैटरनिच जो चांसलर थे, इनकी अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में एक समझौता साइन किया जाता है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना, जो किया गया था साइन 1815 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कब साइन किया गया था, कई बार पूछा जाता है MCQ में। अब ये जो ट्रीटी थी, ये जो समझौता था, इसमें बेसिकली क्या किया गया था, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम फ्रांस के अंदर कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे।
कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी ये कहती थी कि जो पुराना जैसा हुआ करता था उसको वापस वैसा कर दो, यानी नेपोलियन के पहले जैसा फ्रांस था वापस से वैसा ही कर दो, जो पहले किंग्स थे, जो पहले किंग लोग हुआ करते थे उन्हीं को वापस किंग बना दो, मैक्सिमम जो चीज़ें नेपोलियन ने करी उन सबको खत्म कर दो और पुराना फ्रांस बना दो। तो यही किया गया, कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी अपनाई गई। सिर्फ एक चीज़ थी जिसको बिल्कुल टच नहीं किया गया, वो था नेपोलियन ने जो स्टेट्स क्रिएट करी थी। उनको लगा कि नेपोलियन ने एक काम अच्छा किया कि वो 39 स्टेट्स बना गया, सही से डिवाइड कर गया, तो उसके अलावा उन्होंने नेपोलियन के सारे चेंजेस को पुराने तरीके से वापस ला दिया। अब आप ये सोचो, उस समय पर जो भी सरकार होती थी वो ऑटोक्रेटिक होती थी, ऑटोक्रेटिक एक तरीके से मनमानी की सरकार, तो वो क्रिटिसिज्म तो झेलेगी नहीं, वो ये तो झेल ही नहीं पाएगी कि कोई उनके खिलाफ क्रांति करे। लेकिन फिर भी उस समय पर कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया, खुद को आगे किया और लड़े। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी इंसान थे गिसिपी मैजनी। गिसिपी मैजनी जो थे ये 1807 में पैदा हुए थे गेनोआ में। ये कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी बने। इन्होंने 2 रेवोल्यूशनरी सब सोसाइटी को भी फाउंड किया था, यंग इटली को और यंग यूरोप को, और इनका मेन एम था इटली को एज एन यूनिफाइड रिपब्लिक देखना। इसके बाद फिर इनको कुछ समय के बाद एक रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट करने के लिए देश से निकाल दिया गया था। लेकिन आप इतना समझो कि उस समय पर रेवोल्यूशन कर रहे हो ना अगर आप, इसका मतलब आप ऑलरेडी हीरो बन चुके हो। आपका रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है नहीं होता है बात की बात है, लेकिन अगर आप रेवोल्यूशन कर रहे हो इट मीन्स आप में गट्स है, आप में करेज है। अब उसके बाद आता है टाइम पीरियड 1830 से 1848। अब हम देखते आ रहे हैं पूरे प्रॉपर टाइमलाइन से चल रहे हैं। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद हमने फिर सिविल कोड देखा 1884 का, फिर नेपोलियन का हारना देखा 1815 में। अब हम आ गए 1830 से 1848। ये जो एज थी ना, ये रिवॉल्यूशंस की एज थी, ये करो या मरो की एज थी। लोगों के सामने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन आई इस एज में, इस टाइम पीरियड में, कि या तो उन्हें कुछ करना पड़ता या फिर मरना पड़ता। इस चक्कर में इस एज में बहुत रेवोल्यूशन हुई, इस टाइम पीरियड में बहुत रेवोल्यूशन है, बट एट द सेम टाइम लोगों को बहुत कुछ सहना भी पड़ा। इसकी शुरुआत हुई 1830 में। जैसा कि मैंने बताया था, नेपोलियन के जाने के बाद वापस से जो राजा हुआ करते थे बर्बन किंग्स, उनको वापस से फ्रांस में ला दिया गया था। तो 1830 में क्या किया जाता है, एक सबसे बड़ा चेंज होता है, बर्बन किंग्स को वापस से लात मार के निकाल के फेंक दिया जाता है फ्रांस से, और लुइस फिलिपी जो बनते हैं अपने ग्रुप के साथ फ्रांस पहुंचते हैं और फ्रांस के हेड बन जाते हैं। ये इससे मोटिवेट हो जाते हैं ग्रीस वाले भी। अब जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर, ओटोमन टर्की का पार्ट हुआ करता था। तो अब ग्रीस के मन में भी आया कि हमको क्या करना है, हमको आज़ाद करना है। तो ग्रीस वालों ने भी इसी दौरान डिसाइड किया कि हम खुद को आज़ाद करेंगे और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए स्ट्रगल शुरू किया 1821 में। ग्रीस जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट कर रहे थे ना, उसमें उनको बड़ा सपोर्ट मिला उन लोगों से भी, उन ग्रीक लोगों से भी जो लोग उनके देश के बाहर रह रहे थे। तो इस वजह से ग्रीक्स जो थे बड़े मोटिवेट हो गए कि भाई हम तो बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ तक कि जो पोइट और राइटर्स थे उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। जैसे एक पोइट थे लॉर्ड बायरन, ये तो वॉर में तक गए थे, इन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया था वॉर के लिए, और फिर वॉर में भी गए थे जहाँ पर 1824 में अनफॉर्चुनेटली इनकी फीवर की वजह से डेथ हो गई थी। लेकिन फाइनली ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा लग गए थे, फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी, समझौता साइन हुआ था 1832 में, जिसने बोला था कि भाई ग्रीस अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अब ग्रीस अपनी ज़िंदगी जी सकता है आज़ाद होके। अब इन सब में जो कल्चर था, जो लैंग्वेज थी, जो आर्ट थी, उन सब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कल्चर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, इन्होंने क्या किया, लोकगीत, लोक कहानियाँ, पोइट्रीज, लोक डांसेस नहीं, फोक डांसेस, मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया बट इट्स ओके, इन सब के बारे में जिक्र करना शुरू किया। इन आर्टिस्ट ने, रोमांटिक फिलोसफर्स ने इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करना शुरू किया ताकि लोग मोटिवेट हो सके, अपने कल्चर को समझ सके। जब लोग अपने कल्चर को समझेंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे, तो उन्हें रियलाइज़ होगा, उस पर उन्हें प्राउड फील होगा, और फिर वो कहीं ना कहीं उनके मन में आएगा कि मुझे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जर्मन फिलोसफर थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उन्होंने जर्मन लोगों को बोला कि जर्मनी का जो असली कल्चर है ना, जर्मनी की जो असली संस्कृति है, वो जर्मनी के आम इंसान में बसती है, यानी जर्मनी के जो कॉमन पीपल है उनमें बसती है, जिनको उन्होंने डास बॉक पुकारा। यहाँ तक कि जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको भी बड़ा यूज़ किया गया। लोगों को बोला गया कि लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना ज़्यादा हो सके नेशनलिज्म का जो मैसेज है वो स्प्रेड हो सके। कई लोगों ने तो लैंग्वेज को एज अ टूल भी इस्तेमाल किया प्रोटेस्ट करने के लिए। जैसे पोलैंड में क्या हुआ था, रशिया ने ज़बरदस्ती पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, तो रशिया वाले जाते हैं पोलैंड में और बोलते हैं कि तुमको रशियन बोलनी पड़ेगी। तो पोलैंड वाले बोलते हैं अच्छा तुम चाहते हो हम रशियन बोलें, अब तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अब तो हम अपनी ही भाषा पॉलिश बोलेंगे। तो पोलैंड वालों ने अपनी भाषा पॉलिश का इस्तेमाल किया था रिवोल्ट करने के लिए, एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई तुम चाहते हो ना हम रशियन बोलें, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुमने हमारे साथ जबरदस्ती करी, अब तो हम तुम्हारी भाषा कतई नहीं बोलेंगे। तो लैंग्वेज को एज अ टूल भी इस्तेमाल किया गया
प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 1830 से 1848 भले ही बहुत सारे रेवोल्यूशन हो रहे थे, बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे थे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, फूड प्राइसेस बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। और ऐसी हालत हो चुकी थी कि 18 मई को 1848 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला किस्सा हो गया। मतलब लोग इतने सड़कों पर आ गए थे कि लुइस फिलिपी को तो भगा दिया गया सबसे पहले, जो फ्रांस में आया था, क्योंकि भाई तुम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, तुम देश को तुम अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, तो लोग सड़कों पर आ गए, लोग लुइस फिलिपी के घर के पास जाने लगे थे, तो लुइस फिलिपी को सबसे पहले भगा दिया। फिर 18 मई 1848 को 831 चुने हुए लोगों ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से जाकर सेंट पॉल में जाकर चर्च में एक शपथ ली और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और इनको लगा अब तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, सब चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये लोग जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लेकर राजा के पास पहुंचे, फ्रेडरिक विलियम किंग ऑफ प्रूशिया, तो इसने कहा भाई ये सब तमाशे मत करो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने नहीं चलेगा। उस किंग ने बुलाया आर्मी को और 1848 में इन सबको धरवा दिया, निपटा दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, 1830 से 1848 में हम ये कह सकते हैं कि ये वो एरा थी जब लोग अपनी पावर समझ रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग को, पावर को समझ रहे थे, क्योंकि इसी एरा के बाद शुरू हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ कैसे, 1848 में अभी हमने देखा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहले भी कोशिश करी गई थी इटली जर्मनी को यूनिफाई करने की, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली प्रूशिया डिसाइड करता है कि वो करेगा जर्मनी को यूनिफाई। प्रूशिया क्यों करेगा, क्योंकि प्रूशिया को कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा दिख ही रहा होगा। तो प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर है ओटो वॉन बिस्मार्क, जिनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का, उनको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप करो भैया जर्मनी को यूनिफाई। और ये जो ओटो वॉन बिस्मार्क थे, अपनी प्रूशिया की आर्मी की मदद से, अपनी ब्यूरोक्रेसी स्किल्स की मदद से 7 ईयर्स में 3 वॉर लड़ते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ, और एंड करते हैं अपनी विक्ट्री के साथ। और आते हैं अपने राजा के पास 1871 में, वो बोलते हैं सुनो केसर विलियम वन, अब तुम सिर्फ प्रूशिया के एम्परर नहीं हो, अब तुम यूनिफाइड जर्मनी के भी एम्परर हो। तो 1871 में जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। और ऐसा ही कुछ किस्सा इटली का भी बनता है। इटली जो था ना, वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिनमें से सिर्फ एक स्टेट ऐसी थी, सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका जो रूलर था, जिसका जो राजा था, वो इटली के राजघराने से आता था, इटालियन प्रिंसेसली हाउस से आता था। तो अब पहले भी रिवॉल्ट हुए थे इटली को यूनिफाई करने की 1831 1848 में, लेकिन ये सब फेल हो गए थे। तो अब सार्डिनिया पीडमोंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इटली को यूनिफाई करने की। तो सार्डिनिया पीडमोंट के किंग ने, अगेन हो गया सार्डिनिया पीडमोंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट तो सार्डिनिया पीडमोंट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल II, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, काउंट कैमिलियो डी केवर, और उसको बोला कि तुमको ये मूवमेंट लीड करना है और तुमको करना है इटली को यूनिफाई। अब ये जो बंदा था काउंट कैमिलियो डी केवर, ये बहुत तगड़ा डिप्लोमेट था, बहुत बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर लेता था। तो इसने अपनी डिप्लोमेसी स्किल्स की मदद से सबसे पहले 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया, और इसको बाद में फिर गैरिबाल्डी और उसके ग्रुप का भी साथ मिल गया। 1860 में इसने लोकल पीजेंट्स जो थे, जो आम किसान होते हैं, उनको मैनिपुलेट किया और उनकी मदद से इसने स्पेनिश रूलर्स को हराया। सोचो, छोटे छोटे किसानों की मदद से इसने स्पेनिश रूलर्स को हराया, साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलिस में अपना हाथ जमाए बैठे थे, तो उनको भी हटा दिया। और 1861 में फाइनली अपने किंग विक्टर इमैनुअल II के पास गया और बोला सुनो, इटली यूनिफाई हो गया और तुम बन जाओ इटली के किंग, मेरा काम तो हो गया। तो आपने देखा जर्मनी इटली इस तरीके से यूनिफाई हुए। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इस तरीके से नहीं हुआ। ब्रिटेन का केस बड़ा अजीबोगरीब था। ब्रिटेन को बनने में सालों लग गए। सबसे पहले तो क्या हुआ, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट साइन हुआ। इस एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना, और इस एक्ट से क्या हुआ, इंग्लैंड क्या करने लगा, स्कॉटलैंड पर डोमिनेट करने लगा। दिक्कत ब्रिटेन के साथ ये थी ना कि जो इंग्लैंड था वो चालाकी करता था, एंड में चालाकी कर लेता था। जैसे ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट साइन हुआ, उसका फायदा उठाकर वो क्या करने लगे, स्कॉटलैंड पर डोमिनेट करने लगे। फिर ये जो इंग्लिश लोग थे, इन्होंने क्या किया, पोलैंड गए, ये लोग आयरलैंड गए। आयरलैंड में इन्होंने डिवाइडेड रूल पॉलिसी खेली। आयरलैंड में 2 ग्रुप थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ग्रुप जो थे वो धर्म के बेसिस पर बटे हुए थे, तो धर्म के बेसिस पर लड़ाई कराना तो आसान है ही। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई होती थी, तो इंग्लिश वालों ने जाके क्या किया, एक को ज्वाइन कर लिया, प्रोटेस्टेंट को ज्वाइन कर लिया। तो कैथोलिक्स को गुस्सा आया कि अच्छा भाई तुम बाहर से साथ बुला रहे हो। तो कैथोलिक्स ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया और 1798 में यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। इस रिवोल्ट का फायदा किसको मिला, इंग्लिश वालों को मिला, क्योंकि उससे इन्होंने क्या किया, 1801 में ज़बरदस्ती क्या करवा लिया, ज़बरदस्ती आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का पार्ट बना लिया। अब इधर ही पे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। जैसे जो हमारे फ्रेडरिक सॉरियो थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस देना चाहे थे। तो पहले के टाइम पर यही किया जाता था, पेंटिंग्स के थ्रू बहुत ज़्यादा मैसेजेस देने की कोशिश होती थी, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते
वो पेंटिंग से मैसेज इंटरप्रेट कर सके। जो कंट्रीज थी उनको एज अ फीमेल फिगर रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे जर्मनी के फीमेल फिगर को हम कहते थे जर्मेनिया। और भी कई सारे उसमें सिंबल यूज़ होते थे, जैसे अगर कहीं पर तलवार यूज़ हुई है तो इसका मतलब है कि भैया युद्ध के लिए तैयार है। अगर कहीं पर आपको क्राउन दिख रहा है, जो सेहरा टाइप्स दिख रहा है ओक लीव्स का, तो इसका मतलब है हीरोइज्म। अगर कहीं पर आपको टूटी हुई जंजीर दिख रही है तो आप उसका क्या मतलब है, आज़ादी। तो ये छोटे छोटे सिंबल्स थे, इनको भी यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते वो लोग इन मैसेजेस के थ्रू ही मोटिवेट हो पाए। वो आपको सारे सिंबल दिख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। अभी आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक बहुत पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। जैसे हमको देखने को मिलता है जो ब्रिटेन था उन्होंने इंडिया के साथ किया था, जब इंडिया थोड़ा सा कम पावरफुल हुआ करता था और ब्रिटेन वाले ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो उन्होंने ये सब किया था। सॉरी फॉर द बिट ऑफ नॉइज़, वो जो अभी गाड़ी निकली, और दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तब भी तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता होगा ना, तो इट्स ओके। अभी क्या है ना, अगर मैं इसको रोकूँ फिर ट्रिम करूँ तो इसमें घाटा आपका होगा, क्योंकि मेरा भी टाइम जाएगा आपका भी टाइम जाएगा। तो इससे बेटर है हम इसको एक फ्लो में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल में क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं। तो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था जब एक पावरफुल कंट्री कोशिश करती थी लेस पावरफुल या वीक कंट्री पर डोमिनेट करने की, उसको कंट्रोल करने की। और यही इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से बल्कान इशू हुआ। बल्कान इशू कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना से बात थी कि बल्कान जो था वो ओटोमन टर्की का पार्ट था, और ओटोमन टर्की क्या हो रहा था, समय के साथ साथ कमज़ोर होता चला जा रहा था। उसने कोशिश तो करी खुद को मजबूत करने की, ओटोमन एम्पायर ने कोशिश तो करी थी खुद को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन वो फेल हो गया था। तो अब जो बल्कान था उसने डिसाइड किया कि वो भी खुद को आज़ाद करेगा, एज अ नेशन आज़ाद करेगा, जैसे सब कर रहे हैं। तो अब दिक्कत आ गई, जैसे ही बल्कान को दिमाग में आया, जैसे ही बल्कान वालों के दिमाग में आया कि उनको अपनी नेशन बनानी है, तो बल्कान के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, क्योंकि बल्कान के अंदर अलग अलग जो स्टेट्स थी, किंगडम्स थी, ये डिवाइडेड जो थी ना, वो आपस में एक दूसरे जेलिस होती थी। तो इनके अंदर ये जेलिसी की फीलिंग आ गई कि जब बल्कान नेशन बनेगा तो बल्कान पे कौन रूल करेगा, जिसकी वजह से बल्कान पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने लगे अंदर ही अंदर। क्यों? ताकि जब बल्कान नेशन बनेगा तो उस पर कौन रूल करेगा, सब सत्ता का खेल है, सब गद्दी का खेल है। तो बल्कान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे अलग अलग स्टेट्स के बीच में। इसी दौरान अब आता है इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। इसी दौरान कुछ बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये भी बल्कान पर चील की तरह निगाह डाले बैठी थी कि कब बल्कान पे दिक्कत आए और हम बल्कान को अपनी तरफ कर लें। इस चक्कर में रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ये भी आपस में एक दूसरे से टकराने लगे। अब आप देखो, एक बल्कान के चक्कर में, कि बल्कान नेशन बनने के चक्कर में बल्कान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बल्कान के बाहर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो बल्कान था वो एक ऐसा एरिया बन गया था जो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया कहलाया, और बाद में जाकर कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का एक बहुत बड़ा रीज़न भी बना, और यही पूरा हमारा बल्कान इशू था। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेशनलिज्म इन इंडिया। यही चैप्टर है, यही 2 चैप्टर जो मेन आते हैं, उसके बाद तो सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया पे हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इवन तो इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इंडिया का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे देखने को मिला। इंडिया पे जो वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट देखने को मिले, जैसे 1919 में देखा गया कि वर्ल्ड वॉर 1 के खर्चे को रिकवर कराने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडिया पे टैक्सेस बढ़ा दिए। उन्होंने हमारे इंडिया में इनकम टैक्स ला दिया, कस्टम ड्यूटीज़ को रेज कर दिया, ज़बरदस्ती इंडिया से जो विलेजर्स थे उनको उठा के ले गए वॉर में लड़वाने के लिए। उसी समय पर क्रॉप भी फेल हुई और इन्फ्लुएंजा बीमारी भी फैली। तो इन सब से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के भी कई सारे इम्पैक्ट्स भारत पर पड़े। उस समय पर वक्त की भी मार थी कि उस समय पर क्रॉप फेल हो गई। इसकी वजह से भारत के लोगों के मन में बहुत गुस्सा आ गया कि भैया अब तो ब्रिटिशर्स को हटाना ही हटाना है। इस गुस्से को यूज़ किया गांधी जी ने। गांधी जी की एंट्री होती है जनवरी 1915 में, जब वो अफ्रीका से आते हैं, और जब वो आ रहे थे उनके आने से पहले उनके सत्याग्रह का आइडिया आ चुका था, वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। सत्याग्रह का आइडिया बेसिकली ये था, सत्य के लिए आग्रह करना हो। सत्याग्रह का आइडिया ये कहता था दैट इफ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग ट्रू देन देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स। अगर किसी सही चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और इस सत्याग्रह के आइडिया को लोग बड़ा पसंद कर रहे थे, क्योंकि इससे क्या होता था, जब आप गांधी जी के साथ सत्याग्रह करने जाओगे तो आपको डर ही नहीं होगा वायलेंस का, क्योंकि आपको पता है ये तो वायलेंस करेंगे नहीं, तो आराम से सत्याग्रह कर भी सकते हैं। तो गांधी जी जब भारत आते हैं तो छोटे छोटे उन्होंने सत्याग्रह किए, ताकि लोगों के सपोर्ट को गेन कर सकें और लोगों को बता सकें दैट हम आपका सपोर्ट चाहते हैं इनको हटाने के लिए, लोगों को ये मैसेज दे सके नेशनलिज्म का। सबसे पहले उन्होंने 1916 में चंपारण में सत्याग्रह किया। यहाँ पर बिहार को बिजार लिख दिया गया है, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर सत्याग्रह किया। उसके बाद वो अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए भी सत्याग्रह किया। जो खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया था वो रेवेन्यू के खिलाफ किया था, हाई रेवेन्यू वसूला जाता था।
लेकिन ये छोटे छोटे सत्याग्रह से कुछ होने वाला नहीं था, ये उन्हें भी पता था। तो अब उन्हें बड़ा सत्याग्रह करना था और बड़ा सत्याग्रह करने के लिए कुछ बड़ा मुद्दा चाहिए था। ये बड़ा मुद्दा ब्रिटिशर्स ने दिया रॉलेट एक्ट को पास करके। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। ये जो एक्ट था इसको काला कानून भी पुकारा गया, क्योंकि इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स को दो बहुत तगड़ी पावर दे दी थी। पहली पावर कि वो भारत में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते थे। इसका मतलब भारत में कोई भी पॉलिटिकल रैली हो रही है तो ब्रिटिशर्स से पूछकर करानी पड़ेगी या वो मना कर सकते हैं करवाने के लिए। और दूसरी और बड़ी पावर, वो भारत के किसी भी बंदे को उठाकर, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर को नहीं, किसी भी बंदे को उठाकर 2 साल तक जेल में रख सकते थे और उन 2 साल में उसको मौका भी नहीं मिलेगा कोर्ट में जाने का। ऐसे कानून के खिलाफ भारतीयों ने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और गांधी जी ने कहा हम सत्याग्रह करेंगे। तो 6 अप्रैल को इसके खिलाफ हड़ताल करी गई थी और जैसी हड़ताल शुरू हुई तो ब्रिटिशर्स को दिखा यार गांधी जी को तो बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने इंडिया के लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। गांधी जी को बोला गया आपकी दिल्ली में एंट्री बैन कर रहे हैं। और 10 अप्रैल को क्या हुआ, एक शांति से जा रही रैली पर इन्होंने अटैक भी कर दिया था अमृतसर में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वायलेंस हो गया। अब थोड़ा बहुत वायलेंस हो गया, इसका फायदा उठाकर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल। अगर मैं कहीं पर मार्शल लॉ लगा देता हूँ इसका मतलब वहाँ पर पूरा रूल मिलिट्री के अंडर में, मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती है। इसी का फायदा उठाया था इन्होंने। इसी के फायदे की मदद से इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया। बेसिकली 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग थे गांधी जी के सपोर्ट में, कुछ लोग वैशाखी का मेला देखने आए थे। तो यहाँ पर मार्शल लॉ लगी हुई थी, इनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो जनरल डायर था वो गया, इस माहौल का फायदा उठाकर अपनी आर्मी को लेकर गया और जालियांवाला बाग को प्रॉपर ब्लॉक कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, लोगों को टॉर्चर किया, लोगों की नाक रब कराई ज़मीन पर, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये लेकर गया था कि उसे भारतीयों के मन में डर पैदा करना है, ब्रिटिशर्स का डर। लेकिन उसे नहीं पता था कि हम भारतीय हैं, हम डरते नहीं हैं, हमारे अंदर और आउटरेज आ जाती है। अगर हमारे साथ गलत करोगे, जितना दबाओगे हम उतना ही बाउंस बैक करते हैं। और यही हुआ, इन्होंने भारतीयों के साथ टॉर्चर किया। इसके बदले जो भारतीय थे उन्होंने भी बहुत तगड़ा वायलेंस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब ये सब देखकर कि इतना ज़्यादा वायलेंस आ गया है मूवमेंट में, गांधी जी को लगा ये मूवमेंट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वो तो अहिंसा वाले व्यक्ति थे, वो चाहते ही नहीं थे वायलेंस हो। तो उन्होंने वहीं पर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को रोक दिया गया। उसके बाद गांधी जी को एक रियलाइजेशन हो गया था कि अगर उन्हें ब्रिटिशर्स को भगाना है तो एक बहुत बड़ा मास सत्याग्रह करना पड़ेगा, बड़े लेवल पर लॉन्च करना पड़ेगा सत्याग्रह को। और उसके लिए ज़रूरी है हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाना। हिंदू और मुस्लिम को साथ में लाना उस समय पर बहुत डिफिकल्ट था, जैसे आज भी डिफिकल्ट कर दिया है सरकारों ने, ठीक है। तो उस समय पर हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाना इतना मुश्किल था, लेकिन भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी परोसी गांधी जी के सामने। वो अपॉर्चुनिटी थी खिलाफत इशू की। खिलाफत इशू बेसिकली क्या था, ओटोमन टर्की था, वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था और ओटोमन टर्की के जो एम्परर थे खलीफा, अब क्योंकि वो हार गए थे तो ये सुनने में आ रहा था कि उन पर कोई ना कोई तगड़ा समझौता होने वाला है, कोई बुरा सा समझौता होगा जिससे उनको बहुत लॉस हो सकता है, ओटोमन टर्की को लॉस हो सकता है। और ये खलीफा की रेपुटेशन के लिए बहुत ख़राब था, क्योंकि जो खलीफा थे वो एक तरीके से पूरे इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे। तो खलीफा को बचाने के लिए इंडिया में खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में, जिसके मेंबर्स थे अली ब्रदर्स। ये अली ब्रदर्स गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं देखो खिलाफत कि हमें खलीफा को बचाना है। अब गांधी जी बोलते हैं ठीक है खलीफा बचा लेंगे, लेकिन मेरी एक सिंपल डील है, सपोर्ट अस एंड वी विल सपोर्ट यू। हमें तो हमारे नए सत्याग्रह पे सपोर्ट करो, हम तुम्हें तुम्हारी खिलाफत इशू पे सपोर्ट कर देंगे। खिलाफत इशू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या था, बेसिकली यही खलीफा वाला मैटर था। तो गांधी जी ने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें खिलाफत इशू पे सपोर्ट करें तो तुम्हें हमें सपोर्ट करना पड़ेगा नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह में, जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं ब्रिटिश के खिलाफ। तो फाइनली डील हो गई इनके बीच में। और कैलकाटा के सेशन में कांग्रेस ने कैलकाटा की ये तो बहुत ऐसे ऐसे रिडल टाइप्स हो गए यार मेरे लिए, ये बोल ही नहीं पा रहा हूँ। कैलकाटा की कांग्रेस, हिंदी में बोलता हूँ। कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया था कि हम क्या करेंगे, एक नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह करेंगे, स्वराज के सपोर्ट में, फ्रीडम के सपोर्ट में और खिलाफत के सपोर्ट में। खिलाफत खलीफा बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और खिलाफत इशू के सपोर्ट में। अब सवाल ये था नॉन कॉपरेशन ही क्यों, कुछ और नाम रख लेते, मेरा नाम रख लेते, अपना नाम रख लेते, भारत रख लेते। तो नॉन कॉपरेशन ही नाम क्यों रखा गया? नॉन कॉपरेशन नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि गांधी जी ने एक किताब लिखी थी 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश का राज इंडिया में इसलिए स्टैब्लिश हुआ क्योंकि हमने उन्हें हेल्प की, हमने उन्हें कॉपरेट किया। और अब अगर हम इन्हें कॉपरेट करना बंद कर देते हैं तो इनका राज अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, इनका सिस्टम अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। इनको नॉन कॉपरेट करना हम शुरू करेंगे कैसे? सबसे पहले तो जो इन्होंने हमें अवार्ड दिए उनको वापस कर दो, जो लोग इनके लिए जॉब करते हैं वो जॉब करना बंद कर दो, और फिर धीरे धीरे हम पूरा अपना नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह लॉन्च कर देंगे। अब कई सारे जो कांग्रेस के अंदर लोग थे वो ये मूवमेंट में
आना तो चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह तो करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर टेंशन आ गई। लेकिन फाइनली टेंशंस का उपाय भी निकल गया था नागपुर सेशन में, जहां पर फाइनली डिसाइड किया गया कि चलो भाई एक बार इलेक्शन छोड़ देते हैं, हम नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह करते हैं, और नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह शुरू किया गया। अब सवाल ये है कि कैसे अलग अलग लोगों ने रिएक्ट किया नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह की तरफ। सबसे पहले अगर हम टाउन्स में देखें, जो टाउन्स में मिडिल क्लास लोग होते थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में बड़ा पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, जो भी उनके लिए काम करते थे उन सब ने अपने अपने काम छोड़ दिए, सब ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। सिर्फ एक जगह मद्रास में, वहाँ पर इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया था, जहाँ पर जस्टिस पार्टी, जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शंस को लड़ा था, क्योंकि उनको लगा इलेक्शन ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया कि नहीं भाई हम खादी कपड़ा पहनेंगे। जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली। लेकिन जितना ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे शुरू में, धीरे धीरे इनका पार्टिसिपेशन कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने शुरू में तगड़ा पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाद में कम पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, खादी पहनना शुरू किया था। खादी महंगा होता था, जिसको अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये वापस से फॉरेन क्लॉथ्स की तरफ चले गए। और दूसरी चीज़, जो भी लोग जॉब छोड़कर आ रहे थे, स्कूल छोड़कर आ रहे थे, अपनी काम छोड़कर आ रहे थे, उनको चाहिए था कि उनके पास अब कुछ और काम हो, वो किसी भारत के ऑफिस में काम करें जो भारत के द्वारा ऑपरेट है। तो भारत का तो ऐसा कोई ऑफिस था ही नहीं, सारे जो काम चलते थे, ऑफिस स्कूल चल रहे थे, वो ब्रिटिश के ही चल रहे थे। तो इसकी वजह से उन्हें मजबूरी में, अब घर पे बेरोजगार थोड़ी ना बैठेंगे, रोटी पानी तो चाहिए, तो मजबूरी में उनको वापस से ब्रिटिश के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। वहीं पर अगर हम देखें रेबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी जो गाँव की तरफ अगर हम देखें, वहाँ पर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह किस किस तरीके से काम किया, क्या ये अच्छे तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, तो ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, ये नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह से पहले ही बहुत एक्टिव थे। क्योंकि जैसे अगर हम अवध में देखें, तो अवध में बाबा रामचंद्र जी की लीडरशिप में कई सारे मूवमेंट हो रहे थे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तालुकदार्स के खिलाफ, क्योंकि ये इनसे हाई रेंट लेते थे, जबरदस्ती काम कराते थे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह से पहले जवाहरलाल नेहरू अवध में गए थे, उनके लिए मीटिंग्स करी थी, ऊद किसान सभा को सेटअप किया गया था, जिसका काम था सभी के दुखों को सुनना और सॉल्यूशंस निकालना। तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये जो पीजेंट्स हैं, ये इनको बहुत मदद करेंगे नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में। लेकिन जैसे ही नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह शुरू हुआ, कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि ये जो पीजेंट्स थे, ये मदद तो कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। कांग्रेस चाहती थी कि सत्याग्रह किया जाए नॉन वायलेंस के साथ, लेकिन ये पीजेंट्स क्या करने लग पड़ रहे थे, सत्याग्रह में वायलेंस ला रहे थे। जैसे अवध के जो पीजेंट्स थे, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह के दौरान इन्होंने क्या किया, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के होटल के घरों को अटैक किया, बाजार में लूटपाट मचाई, जो अनाज के कारखाने थे उनमें लूटपाट मचाई। इसकी वजह से कांग्रेस ने क्या किया था, इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया था। सेम केस गुडे मिल्स में था। गुडे मिल्स जो थे आंध्र प्रदेश में थे, वहाँ पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश सरकार ने, उसने बोला था कि ये जो गुडेम ट्राइब्स हैं, इनको हम एंट्री नहीं देंगे फॉरेस्ट के अंदर। इससे जो ये जो ट्राइब थे, ये जो आदिवासी लोग थे, इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने कहा यार फॉरेस्ट तो हमारे लिए भगवान है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू एक स्पेशल फिगर थे। ये बड़े स्पेशल इसलिए थे क्योंकि ये कुछ अच्छी अच्छी तगड़ी चीज़ें क्लेम करते थे खुद के बारे में। बोलते थे कि मैं सही भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ, मैं बुलेट शॉट सर्वाइव कर सकता हूँ, यानी गोली मारू कुछ नहीं होगा। ये खुद को भगवान का एक रूप बोलते थे और गांधी जी को भी फॉलो करते थे, लेकिन कन्वीनियंटली फॉलो करते थे। कन्वीनियंट का मतलब कि गांधी जी की कुछ बातें मानते थे, जैसे खादी पहनो, शराब मत पियो, लेकिन कुछ बातें नहीं मानते थे। जैसे उन्होंने बोला कि वायलेंस नहीं करना, ये बोलते थे वायलेंस करना ही करना है, तभी ब्रिटिशर्स भागेंगे। तो बेसिकली जब नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशंस को अटैक किया था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 1924 में अलूरी सीताराम राजू को कैप्चर भी किया गया, एग्जीक्यूट भी किया गया था। लेकिन इस वायलेंस की वजह से, वायलेंस फैक्टर की वजह से, जो कांग्रेस थी, उन्होंने हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, क्योंकि वो चाहते थे वायलेंस ना हो। तो पीजेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट कांग्रेस मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। वहीं पर अगर हम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें, तो इनको जब नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह के बारे में पता चला, तो इन्होंने कैसे रिएक्ट किया। जो प्लांटेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर आपको प्लांटेशन नहीं पता हो, प्लांटेशन में क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप को बड़े लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। तो पहले के टाइम पर एक एक्ट पास हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिसमें क्या होता था, प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था कि वो अपने गार्डन को छोड़कर, यानी जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको जाकर कहीं और जा सके, अपने घर जा सके विदाउट द परमिशन, और उनको वो परमिशन मिलती बहुत कम थी। तो प्लांटेशन वर्कर्स को जब इस सत्याग्रह के बारे में पता चला, स्वराज के बारे में पता चला कि फ्रीडम आ रही है, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, उनके लिए फ्रीडम का मतलब सबसे पहले ये नहीं था कि ब्रिटिश चला जाए, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था भाई कि एटलीस्ट वो अपने गार्डन से बाहर निकल के अपने घर वालों से मिल पाए। तो जब उनको ये सब सुनने में आया, तो अफवाहें फैलने लगी थी कि गांधी राज
स्वराज आने वाला है, सबको अपने अपने गांव में ज़मीन जायदाद मिलेगी। तो ऐसी अफवाह सुनकर, र्यूमर सुनकर ये सब प्लांटेशन वर्कर्स अपना अपना गार्डन छोड़कर भाग गए थे। बाद में पकड़े गए और उनको बहुत बेरहमी से मारा गया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस पूरे मूवमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि हर की कांग्रेस ने कोई विजन डिफाइन नहीं किया था। विजन डिफाइन नहीं किया था का मतलब जो भी व्यक्ति नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुनता था उसको ये नहीं पता था कि हम ये सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है। इसलिए वो क्या करता था, अपने मन से अपनी एक डेफिनेशन बना लेता था स्वराज की। जैसे प्लांटेशन वर्कर ने क्या बनाई, स्वराज से स्वराज का मतलब उनके लिए क्या होगा कि हम अपनी गार्डन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। जो हमारे कंट्री साइड में पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन बनाई, रेंट कम हो जाए। ये थोड़ी ना होती है स्वराज की डेफिनेशन। तो ये जो स्वराज की डेफिनेशन है ये सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस वाले, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर विजन नहीं दिया इस मूवमेंट को, जिसकी वजह से ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और फाइनली एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट बेसिकली क्या था, गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण रैली जा रही थी जिस पर पुलिस वालों ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था लोगों ने, और मूवमेंट बहुत वायलेंस हो गया था। इस इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया था हमें नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह को रोकना पड़ेगा। अब जब नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह रोक दिया गया तो अगेन प्रॉब्लम आई। कांग्रेस के अंदर कुछ जो सीनियर लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास जी, इन्होंने कहा ठीक है हो गए बड़े बड़े सत्याग्रह, ठीक है, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ भाई हो गई मस्ती वस्ती, जो 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 सत्याग्रह करने थे हो गए, वापस से अब इलेक्शन लड़ने जाओ। लेकिन वहीं पर जो यंग ब्लड था, जो गर्म खून था, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने क्या कहा, नहीं अभी हम और सत्याग्रह करेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर अगेन टेंशन क्रिएट हो गई। एक ग्रुप था जो चाहता था सत्याग्रह ना हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर सत्याग्रह करेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और एक ग्रुप था जो कहता था कि नहीं भाई इलेक्शन छोड़ो, अभी हम और सत्याग्रह करेंगे। उसी टाइम पर कुछ ऐसी दिक्कतें भी चल रही थी जिसकी वजह से भारत सफर कर रहा था, जैसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, महामंदी चल रही थी, जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे वो बहुत सफर कर रहे थे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थी उनकी तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी हुई थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं बन रहे थे खेती करने वाले लोगों के पास कि वो रेवेन्यू दे सके, रोजी रोटी कमा सके। तो उस समय पर बहुत दिक्कत चल रही थी, और ऐसा माहौल देखकर ब्रिटेन वालों ने भारत से सिंपैथी लेनी चाहिए, ये दिखाना चाह के देखो वी केयर फॉर यू। तो उन्होंने अपनी एक साइमन कमीशन बना दी। साइमन कमीशन बनाई थी, बोलते हैं हमने ये कमीशन इसलिए बनाई है, ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट बोलते हैं हमने ये कमीशन इसलिए बनाई है ताकि वो कमीशन भारत में आकर क्या करेगी, भारत में आकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनको देखेगी और उनमें जो भी सुधार चाहिए होगा, रिफॉर्म चाहिए होगा, उसको सजेस्ट करेगी। ठीक है, सबने कहा बढ़िया है, आने दो। इसमें दिक्कत ये थी कि साइमन कमीशन में, इसको साइमन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लीडर जॉन साइमन थे। इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय बंदा नहीं था। ये तो मतलब फिक्सिंग वाली बात हो गई कि तुम तो अपने अपने एम्पायर लेके आ रहे हो, अब तुम अपने लोगों को लेकर आओगे तो वो तो तुम्हारी फेवर की बात करेंगे। इसीलिए जब ये कमीशन भारत आती है तो इसका स्वागत किया जाता है, स्वागत करते हैं भारत वाले लोग, बकायदा स्वागत करते हैं कि भैया साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। और ये साइमन कमीशन वाली स्कीम इनकी फेल हो जाती है। ये साइमन कमीशन फेल होने के बाद जो लॉर्ड इरविन थे उस समय पर, वो एक और नई तकनीक अपनाता है भारत वालों को बातों में लेने की। गांधी जी को बोलता है आप एक काम करो, आपको जो जो दिक्कत है आप उन दिक्कत की लिस्ट बनाओ और हमारे साथ चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मतलब जो दिक्कत है वो मैं आपको यहाँ ना बताऊँ, यहाँ से लंदन चलूँ, वहाँ जाकर आपको ये बताऊँ। तो गांधी जी बोलते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कांग्रेस ये ऑफर भी रिजेक्ट कर देती है। जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी को तो गुस्सा भी आ जाता है कि भाई तुमने हमें इतना हल्का समझ लिया कि अब तुम हमारे साथ ऐसे गेम्स खेल रहे हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 1929 में बेसिकली एक लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस करते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में वो एक कदम उठाते हैं, बोलते हैं कि आज से हम 26 जनवरी 1930 को भारत का आज़ादी दिवस मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आज़ादी दिवस मनाएंगे। हम मैनिफेस्ट करेंगे कि भारत आज़ाद हो चुका है, एक तरीके से आज की भाषा में यही बोल सकते हैं। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन लोगों को लगा था इससे लोग बहुत एक्टिवली, इस लोगों को लगा था ये जो कदम उठाया गया है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में, इससे लोगों के मन में बहुत मोटिवेशन आएगी, लोग बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत कम अटेंशन मिला। तो अगेन अब सबकी नज़रें गांधी जी पर टिक गई, क्योंकि गांधी जी को आइडिया था बड़े सत्याग्रह करने का। गांधी जी ने डिसाइड किया अगेन वो एक बड़ा सत्याग्रह करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर टॉपिक पर। अब की बार उन्होंने टॉपिक चुना सॉल्ट को। सॉल्ट टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो सॉल्ट पर टैक्स लगाती थी। तो गांधी जी ने कहा कि हम सॉल्ट को एज अ टॉपिक चुनते हैं ताकि हम क्या कर सकें, सॉल्ट की मदद से सबको एक साथ ला सकें। गांधी जी ने बोला सॉल्ट के टैक्स को हटाओ। अब जब गांधी जी ने ये बोला तो अमीर गरीब छोटा मोटा हर इंसान बोलता है हाँ यार सही बोल रहा है यार, अब नमक मैं भी खाता हूँ, टैक्स लगता है, महंगा हो जाता है। तो इससे सब लोग एक साथ आ गए सडनली। गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी या एक तरीका था कि वो सत्याग्रह या हड़ताल या मूवमेंट करने से पहले एक लेटर भेजते थे कि देखो मैं ये सत्याग्रह कर रहा हूँ, ये मेरी डिमांड्स है, अगर तुम अच्छे तरीके से डिमांड पूरी कर दोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सत्याग्रह नहीं करूँगा, लेकिन अगर डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मैं सत्याग्रह करूँगा, मूवमेंट करूँगा।
तो इस तरीके से गांधी जी ने 31 जनवरी को गांधी जी ने एक लेटर भेजा विसरॉय अरविंद को, जिसमें 11 डिमांड्स की बात करी। इन 11 डिमांड्स में बहुत सारी डिमांड्स थी, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप्स की। ये लेटर एक तरीके से धमकी था कि अगर आपने नहीं करी डिमांड पूरी तो हम हमारी दांडी यात्रा शुरू करेंगे, एक प्रॉपर मूवमेंट शुरू करेंगे। तो इरविन ने कहा ठीक है, तुमको जो करना है कर लो। तो गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अपनी दांडी यात्रा शुरू करेंगे, जो शुरू होती है उनके साबरमती के आश्रम से। इस पूरी यात्रा में उन्होंने तकरीबन तकरीबन 386 किलोमीटर 386 किलोमीटर चला था और 24 दिन के अंदर अंदर चला था। और फाइनली जब ये दांडी पहुंचे थे, तो जब तक दांडी जाते जाते रास्ता में जहाँ जहाँ भी ये रुकते थे ना, जहाँ जहाँ भी ये रुकते थे वहाँ लोग इनको सुनने आते थे, वुमेन इनको सुनने आती थी, लोग इंप्रेस होते थे, जानते थे कि भाई स्वराज का मतलब क्या होता है, गांधी जी के विचार सुनते थे। और फाइनली गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वहाँ पर उबलते हुए पानी से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा और बोला आज से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगर मैं तोड़ कर बताऊँ इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन में क्या अंतर है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिसओबे करना, डिसओबीडियंस का मतलब डिसओबे करना। इस मूवमेंट में गांधी जी ने बोला कि हमें ब्रिटिश को डिसओबे करना है, वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करो। अगर वो बोलते हैं कि 3 जन बैठकर गाड़ी पर बैठना इलीगल है तो 3 बैठो, बोलते हैं 4 इलीगल है तो 4 बैठो, बोलते हैं सॉल्ट लॉ नहीं तोड़ सकते लॉ तोड़ो। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो इसलिए अलग था क्योंकि इसमें गांधी जी ने बोला था कि हमें ब्रिटिश के बनाए गए कानूनों को तोड़ना है। अब जब आप उनके कानून तोड़ोगे तो अपोजिट में क्या करेंगे, ब्रिटिश वाले आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो ब्रिटिश ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। अब्दुल गफ्फर खान एक बड़े ही मतलब इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं, उनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर दिया गया। जब वो अरेस्ट हुए तो पेशावर की गलियों में तो बहुत वायलेंस हो गया। उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, उससे तो वायलेंस मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंच गया क्योंकि गांधी जी अब अंदर चले गए जेल में, तो अब मूवमेंट को डायरेक्शन देने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने सत्याग्रह को फिर से रोक दिया क्योंकि अब मूवमेंट को कोई डायरेक्शन देने वाला था नहीं, मूवमेंट में वायलेंस आना शुरू हो गया था। और गांधी जी फाइनली एक समझौता करते हैं इरविन के साथ, फाइनली 5 मार्च 1931 को। वही समझौता जो 1929 में इरविन ने उन्हें ऑफर किया था। इस समझौते में क्या होता है, इरविन गांधी जी की मजबूरी का फायदा उठाता है। गांधी जी को बोलता है अगर आप चाहते हो कि आपके जो लीडर्स हैं जिनको हमने जेल में रखा है, जवाहरलाल नेहरू जी, अब्दुल गफ्फर खान, इनको जेल से छोड़ दूं तो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलना पड़ेगा, वहां पर अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो गांधी जी को मानना भी पड़ता है। गांधी जी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं लेकिन वहां से डिसअपॉइंटेड वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी उनकी बात का कोई हल नहीं निकलता। और जब वो भारत आते हैं देखते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। कैसे धोखा हुआ कि अभी तक जो लीडर्स हैं उनको जेल में रखा गया है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में वो वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। अब सवाल बनता है कि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को देखा कैसे। अगर सबसे पहले हम देखें रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, जो अमीर किसान हुआ करते थे, आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक सरकार अगर अमीरों को सपोर्ट करेगी तो गरीबों को बुरा लगेगा, गरीबों को सपोर्ट करेगी तो अमीरों को बुरा लगेगा, और दोनों को साथ में लेकर चलेगी तो ऐसी सरकार होती कहाँ है यार। ऐसी सरकार कहाँ होती है जो दोनों को साथ में लेकर चले। तो बेसिकली देखोगे आप, ये मैंने टॉपिक क्यों बताया, ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ जो रिच पीजेंट्स थे इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, जैसे कि रिच पीजेंट्स यानी अमीर किसान, जैसे यूपी के जाट्स, गुजरात के पाटीदार, इन्होंने इस मूवमेंट में बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और प्रोटेस्ट किया कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने इस मूवमेंट में ज्वाइन किया था अपनी डिमांड के साथ। सबकी अपनी डिमांड होती थी, लोग बोलते थे हाँ हमें आज़ादी तो चाहिए लेकिन हमारी ये डिमांड भी है, ज़रा सी ये डिमांड भी पूरी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो उनकी ये डिमांड भी होती थी कि ठीक है ब्रिटिशर्स को भगा दो, अच्छा है, अगर वो नहीं भगे तो एक काम करना, उनसे बोलना जो हाई रेवेन्यू है उनको कम करा दो। तो इस डिमांड के साथ सब अपनी अपनी एक डिमांड के साथ मूवमेंट को ज्वाइन करते थे, जैसे रिच पीजेंट्स ने किया। ये जो लोग थे इन्होंने पहले बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन पहली बार जब मूवमेंट रोक दिया गया तो ये लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हुए, इसलिए जब फिर से शुरू हुआ तो उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। वहीं पर अगर मैं गरीब किसानों की बात करूँ तो एज आई सेड, अमीरों को सपोर्ट करेगी कांग्रेस तो गरीब ऑफेंड होंगे, गरीबों को करेगी तो अमीर ऑफेंड होंगे, सिंपल सी बात है। तो जो पुअर पीजेंट्स थे ये मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं जो अमीर किसान है, रिच पीजेंट्स है, वो ऑफेंड ना हो जाए। और जो गरीब किसानों की जो डिमांड थी वो डिमांड भी ऐसी थी कि जो अमीर किसान के खिलाफ थी। ठीक है, जैसे गरीब किसानों की डिमांड थी कि उनकी जो ज़मीन है उसका किराया ख़त्म कर दिया जाए, किराया कम कर दिया जाए। और ये डिमांड किसके खिलाफ थी? अमीर किसान के खिलाफ। अब अमीर किसान के खिलाफ ही तुम डिमांड करोगे इस मूवमेंट में आकर, तो कांग्रेस कैसे चला पाएगी? तो इस वजह से जो गरीब किसान थे, जो पुअर पीजेंट्स थे और कांग्रेस थे, उनका रिश्ता अनसर्टेन रहा और उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट किया। वहीं पर अगर हम देखें इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इवन फंड्स भी दिए, उन्होंने अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, फिक्की बनाई गई, एक वो कॉमर्शियल कांग्रेस करके बनाई गई थी,
कॉमर्शियल कांग्रेस करके बनाई गई थी 1920 में, एक फिक्की को बनाया गया था 1927 में, और उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था अपनी डिमांड के साथ, सब अपना अपना स्वार्थ लेकर आए थे। उनकी डिमांड ये थी कि पहले वर्ल्ड वॉर में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, तो अब क्या करवाओ, थोड़ा सा हमें और रिलैक्सेशन दिलवा दो बिजनेस में, ताकि हम और अच्छे से बिजनेस कर पाएँ। इम्पोर्ट पर टैक्सेस कम करा दो, इम्पोर्ट को कम करा दो, ताकि बाहर से सामान कम आए, हम भारत में बढ़िया व्यापार करें। तो सब अपनी अपनी डिमांड्स के साथ गए, और सबको डिसअपॉइंटमेंट हुई जब पहली बार क्या हुआ, जब वो पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका गया, और इसलिए जब वापस से शुरू हुआ तो कोई ज़्यादा एक्टिव किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। इसीलिए तो वो सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह अपने आप अपनी मोमेंटम को खो दिया था 1934 तक आते आते। वहीं पर अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर की बात करें तो एज आई सेड, अमीर गरीब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही थी। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं इन्होंने सपोर्ट करना सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इनकी तो लड़ाई इंडस्ट्रियलिस्ट से ही होती है। तो इसीलिए ये लोगों ने भी दूरी बना ली। सिर्फ कुछ ही जगहों पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कुछ जगहों पर इन्होंने गांधी जी वाली कैप पहन के पार्टिसिपेट किया। बाकी ये लोग दूर ही रहे, क्योंकि इनको दिक्कत थी कि भाई कांग्रेस तो बहुत क्लोज है इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो ये हमारी बातें क्यों ही सुनेगी। क्योंकि इनकी डिमांड क्या होती थी? इनकी डिमांड होती थी इनकी वेजेस बढ़ा दो, इनकी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी कौन बढ़ाएगा? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ाएंगे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से कांग्रेस के साथ है, तो इसीलिए कांग्रेस और इंडस्ट्रियल वर्कर्स में भी बात नहीं बनी और इनके बीच दूरी बनी रही। लेकिन इस पूरे मूवमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर ये था, वुमेन पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन बेसिकली जो गांधी जी के सत्याग्रह होते थे उनमें वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। उसके दो रीज़न कह सकते हैं हम। पहला रीज़न तो ये था, कई सारे लोग गांधी जी के विचारों से इम्प्रेस थे, क्योंकि गांधी जी के जो विचार होते थे, जगह जगह रुक के वो स्वराज के बारे में लोगों को बताते थे, उससे इम्प्रेस थे। और गांधी जी भी खुद कहते थे जो वुमेन है हाई क्लास फैमिलीज़ की या हर क्लास की, उनका एक काम है, एक तरीके से धर्म ये भी है कि वो अपने देश की सेवा भी करें। गांधी जी ये भी कहते थे कि एक औरत का पहला धर्म है अपने घर की देखभाल करना, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनना, पर एट द सेम टाइम उसका धर्म ये भी है अपने देश की भी सेवा करना। साथ ही साथ दूसरा क्या रीज़न था? दूसरा रीज़न ये था कि वॉयलेंस का डर नहीं था। गांधी जी के साथ जब आप लोग जाते थे तो उनको वॉयलेंस का डर नहीं रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये नॉन वॉयलेंस वाला सत्याग्रह है। तो इस वजह से भी लोगों ने अलाउ किया वुमेन को कि भाई आप लोग भी जाओ रैली करने। बाकी आपने नहीं देखा ज़्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इस सब के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे वो कुछ लोग कौन थे? दलित्स और मुस्लिम्स। जो दलित्स थे ये खुद को, इन्होंने क्या किया था, ये खुद को द ग्रुप ऑफ अनटचेबल्स कहते हैं इनको भारत में। इन्होंने खुद को दलित बुलाना शुरू किया था। इनको अनटचेबल्स इसलिए कहते थे क्योंकि इनके साथ बहुत छुआछूत करी जाती थी। इन्होंने खुद को दलित से ऑपरेस्ट बुलाना शुरू किया था। और जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो लोग, उनको एक डर था कि अगर वो दलित के पास जाएंगे या दलित से दोस्ती करेंगे तो कहीं हमारी पार्टी में जो हाई कास्ट लोग हैं, हमारे जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं, सपोर्टर्स हैं, सनातनीज हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए। तो गांधी जी ने कहा ऐसे तो स्वराज नहीं आएगी, ऐसे फ्रीडम नहीं आएगी। फ्रीडम तभी आएगी जब हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म करेंगे। इसलिए गांधी जी ने दलित को एक नया शब्द दिया, हरिजन। उन्होंने बोला तुम दलित नहीं हो, तुम हरिजन हो, भगवान के बच्चे हो तुम लोग। यहाँ तक कि गांधी जी ने दलितों वाले काम भी किए उस समय पर जो चलते थे, जैसे टॉयलेट्स को क्लीन किया, ये बताने के लिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो किसी काम के बेसिस पर इनको जज मत करो, इनके साथ छुआछूत मत करो। लेकिन दलित जो थे ना, इन्होंने कहा ये ठीक है, ये अभी आप सत्याग्रह कर रहे हो तो अभी आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर, फिर पटाखा फट गया क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर भी हमें उतनी इज्जत मिलेगी जितनी आज मिल रही है। आप तो आज़ाद हो जाओगे, देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ तो वही छुआछूत होती रहेगी ना। तो इसके लिए दलित्स ने बोला कि हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन दो, परमानेंट सॉल्यूशन दो। हमको क्या करो, हमको तुम बेसिकली हमको प्रॉपर रिजर्वेशंस दो। रिजर्वेशंस के लिए गांधी जी नहीं मान रहे थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था अगर हम ऐसे हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने लगे तो यूनिफिकेशन की प्रोसेस कठिन हो जाएगी, लोगों को साथ लाने की प्रोसेस कठिन हो जाएगी। यहाँ पर एंट्री होती है दलित्स के लीडर बी आर अम्बेडकर जी की, जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाते हैं दलित्स के लिए, और जिनका गांधी जी के साथ क्लैश होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये डिमांड रखते हैं कि दलित्स को रिजर्वेशंस दिए जाएं, और ब्रिटिश इनकी डिमांड मान भी लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश को लगता है इनकी डिमांड मान लेंगे तो गांधी जी से इनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। गांधी जी बोलते हैं कि भाई ये डिमांड तो मान ली गई है, और अम्बेडकर जी को बोलते हैं जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, अनशन पे जा रहा हूँ, फास्ट ऑन टू डेथ। तो फाइनली अम्बेडकर जी गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और पूना पैक्ट साइन किया जाता है सितंबर 1932 में। इस पूना पैक्ट में क्या बोला जाता है कि हम दलित्स को रिजर्वेशंस तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी वोटिंग नॉर्मल तरीके से होगी। यानी मान लो मेरे एरिया में अगर कोई दलित खड़ा हो रहा है तो उसकी वोटिंग के लिए मेरे पास भी हक है कि मैं भी उसे वोट दे सकता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि दलित को वोट सिर्फ दलित वाले देंगे, ना भाई,
प्रॉपर जनरल तरीके से वोटिंग होगी, दलित को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हो एससी एसटीज हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। वहीं पर अगर हम मुस्लिम की बात देखें तो ये तो आप समझ गए दलित्स ने क्यों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा कांग्रेस को डर ये था कि कहीं हाई कास्ट हिंदूज ऑफेंड ना हो जाए, और दूसरा इनके रिश्ते भी अच्छे चल नहीं रहे थे। वहीं पर अगर मुस्लिम्स की बात देखें तो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने देखा था कि नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह के बाद कांग्रेस हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, अपना अलग निकल रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस हिंदू ग्रुप से ज़्यादा एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे हिंदू महासभा। और फिर उसी समय पर क्या हो रहे थे, कम्युनल क्लैशेस हो जाते थे, धार्मिक हिंसा होती थी, डिबेट होते थे, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स के रिश्ते और ख़राब हो रहे थे। लेकिन उतने ख़राब नहीं हो रहे थे जितने आज ख़राब है, आज तो नेक्स्ट लेवल ख़राब है, ठीक है। और वो सब किया है मीडिया वालों ने, पॉलिटिक्स वालों ने, ठीक है। अभी उसको छोड़ते हैं, मैंने बोला ना मेरे अंदर का वो एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला जाग जाता है, ठीक है। तो पहले के टाइम पर कोशिश तो करी गई थी हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाए, लेकिन मुस्लिम के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा हमें भी रिजर्वेशंस चाहिए। अब गांधी जी ने कहा ये तो तमाशा शुरू हो रहा है, जिसके पास जाओ बोलो सपोर्ट करो वो कहता है रिजर्वेशंस दो। तो जो एम आर जयकर थे हिंदू महासभा के, इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस मीटिंग में बोला हम आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, आपको सपोर्ट करना है करो, नहीं करना है मन नहीं करो। इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में बेसिकली जो इनके बीच जो रिश्ते थे कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में वो अनसर्टेन रहे, और मुस्लिम्स ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग। लोगों को ये एहसास दिलाना कि तुम भाई तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, तुम सब एक देश के पार्ट हो, तुम्हें लड़ना पड़ेगा एक देश के लिए। तो ये एहसास कैसे दिलाया जाता है, पहले के टाइम पर जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी, इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए गीतों के थ्रू और पेंटिंग्स के थ्रू। ये जो वंदे मातरम इन्होंने गीत लिखा था ये इनकी नोवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया गया था। वंदे मातरम को बहुत गाया गया जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, एज अ मोटिवेशनल थे। उसके बाद नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने के लिए, देश प्रेम के आइडिया को फैलाने के लिए लोगों ने क्या किया, लोक गीत सुनना शुरू किया, लोक कथाएं लिखना शुरू की। जैसे जो नटेशा शास्त्री थी उन्होंने 4 वॉल्यूम कलेक्शन पब्लिश किया द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इन्होंने कहा भारत का जो असली लिटरेचर है ना, नेशनल लिटरेचर, ये फॉकलोर में ही बसता है, लोक कहानियों में ही बसता है, लोक कथाओं में ही बसता है। एक और भी तरीका था जिससे लोगों को एहसास दिलाया गया, मोटिवेट किया गया देश प्रेम को लेकर, जैसे फ्लैग्स बनाना शुरू हुए। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक फ्लैग बनाया गया था, ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें रेड ग्रीन एंड येलो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 8 लोटसेस थे जो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, और एक क्रीसेंट मून था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को। गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग बनाया था जिसमें बीच में चरखा था, 3 कलर थे। चरखा रिप्रेजेंट करता था आत्मनिर्भरता को। साथ ही साथ लीडर्स ने बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये हमारी हिस्ट्री की हमें सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाते हैं, तो हमें अपनी हिस्ट्री की पॉजिटिव साइड देखनी पड़ेगी सेल्फ मोटिवेट होने के लिए। तो लोगों ने क्या किया था, अपनी अपनी हिस्ट्री की पॉजिटिव साइड देखी कि देखो हमारे इतिहास में भी बड़े तगड़े तगड़े लीडर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। इस तरीके से भी लोगों को मोटिवेट किया गया और नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, नतीशा शास्त्री वाली और वो आनंद मठ नोवेल वाली, वो ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है मैंने बता चुका हूँ। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है देशों का आपस में कनेक्ट होना। अलग अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते थे व्यापार के थ्रू। पहले के टाइम पर क्या होता था, ट्रेवलर्स ट्रेडर्स एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते थे, कभी सामान के लिए, कभी नॉलेज के लिए, कभी किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, कभी जॉब के लिए, और कई बार तो भगने के लिए। जब उनको लगता था वहाँ की पुलिस, वहाँ का कोई बंदा उसका पूछ पकड़ रहा है, तो भाग के निकल लेते थे दूसरे देश। वो अपने साथ गुड्स भी लेकर जाते थे, पैसे भी लेकर जाते थे, और कई बार तो बीमारियाँ भी लेकर जाते थे। जी हाँ, बीमारियाँ कैसे लेकर जाते थे वो मैं बताऊँगा। ग्लोबलाइजेशन का सबूत हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है 1000 साल से भी ज़्यादा तक जो कौड़ीज थी वो भारत में आती रही, भारत में एज अ करेंसी यूज़ हुई थी, और ये आती थी मालदीव से आती थी, और इंडिया में यूज़ हुई है, चाइना में यूज़ हुई है, ईस्ट अफ्रीका में यूज़ हुई है। इसका मतलब पहले भी ग्लोबलाइजेशन तो था भाई, ठीक है। तो अब हम इसमें समझते हैं ग्लोबलाइजेशन की एविडेंसेस क्या क्या हैं जो हमें बताते हैं ग्लोबलाइजेशन था। सबसे पहला एविडेंस है सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है वो एक तरीके के रास्ते ही थे जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को, दूर दराज हिस्सों को आपस में कनेक्ट किया करते थे, और जो हमें बताते हैं, जो हमें जब मिलते हैं ना, जैसे अगर मैं कहीं गया रिसर्च करने, कोई सिल्क रूट देख गया, इसका मतलब इस रूट से सामान तो जाता था। इस रूट को सिल्क रूट क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस रूट से चाइनीज सिल्क के कार्गोज जाते थे प्रॉपर, और ये जो सिल्क था ये बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल सिल्क माना जाता था। माना जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी इसी रूट से एशिया आई थी, और मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट से आए थे। ये भी माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है जो ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हुआ है, ये भी सिल्क रूट के थ्रू ही यहाँ कहीं से ही निकल के इमर्ज हुआ है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़
कि सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों था, और कुछ याद नहीं रखना। तो उसके बाद आता है फूड ट्रेवल स्पेगेटी एंड पोटैटो। पोटैटो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार फंबल करना इज ओके, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला फंबल करना इज ओके, इतनी देर जब आप पढ़ाते हो थोड़ा बहुत फंबल करना चलेगा। स्पेगेटी एंड पोटैटो, पोटैटो आलू, स्पेगेटी एंड आलू, ठीक है। जो ट्रेडर्स होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक अपनी अपनी क्रॉप लेकर जाते थे, वहाँ अपनी अपनी क्रॉप इंट्रोड्यूस करते थे, वहाँ की क्रॉप्स के बारे में सीखते थे। अब आपको नहीं पता एग्जैक्ट, आप नहीं कह सकते ये वाली क्रॉप कहाँ पैदा हुई, क्यों, क्योंकि क्रॉप है, क्रॉप कहीं भी पैदा हो सकती है। चाय कहाँ हुई किसी को नहीं पता, कॉफ़ी कहाँ हुई किसी को नहीं पता। ये माना जाता है कि जो एक क्रॉप है जब एक जगह से दूसरी जगह जाती थी उसके नाम बदल जाते थे। जैसे जो नूडल्स था, ये जब चाइना से वेस्ट में पहुंचा तो इसका नाम बदल के क्या हो गया, स्पैगेटी बुलाने लगे इसको। जब ऐसे ही अगर आप हमारे यहाँ पानी पूरी चलती है, कहीं जाओगे दूसरे स्टेट में वहाँ उसको पानी टिक्की बोल देते हैं, वहाँ कहीं जगह गोलगप्पे बोलते हैं। तो आप देख रहे हो ना, जगह जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो नाम बदलने लगते हैं। लेकिन नाम बदलता है, स्वाद बदलता है, लेकिन कल्चर ट्रांसफ़र ज़रूर होता है। उनको हमारे कल्चर की समझ होती है, हमें उनके कल्चर की समझ होती है। जिस तरीके से एक तरीके से हम आपस में कनेक्ट होते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है। अब ये जो फूड की चीज़ थी ना, इसके दो इम्पैक्ट थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब जो फूड का ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि कई जगह पर जब फूड पहुंचा, जैसे पोटैटो पहुंचा, जैसे यूरोप में पहुंचा, तो यूरोप के गरीबों के लिए अच्छा हो गया। यूरोप के गरीबों जिनको कुछ नसीब नहीं था, अब वो पोटैटो की मदद से अच्छा खाना खा सकते थे। लेकिन वहीं पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये था, आयरलैंड में जो किसान थे ये पोटैटो पर इतने डिपेंडेंट हो गए, सिर्फ पोटैटो ही पोटैटो खा रहे थे, इतने डिपेंडेंट हो गए कि जब एक बीमारी की वजह से पोटैटो की क्रॉप खराब हो गई तो हज़ारों लोग इनमें से मर गए। क्यों, क्योंकि ये खाली पोटैटो ही ग्रो कर रहे थे, उसी के सहारे चल रहे थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। उसके बाद आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इसमें बेसिकली हमें क्या पता चलता है, 16th सेंचुरी में जो वर्ल्ड इतना बड़ा लगता था अब वो छोटा सा लगने लगा। क्यों, क्योंकि हर जगह के रास्ते डिस्कवर हो गए, अमेरिका की खोज हो गई, अमेरिका की खोज यानी कि अमेरिका के लिए रूट की खोज हो गई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसकी खोज कर दी। ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में सिटी ऑफ गोल्ड है, अल डोराडो बोलते हैं जिसको। और अब अमेरिका जो था ना, अमेरिका पे बहुत लोग आंख लगाए बैठे थे। क्यों, क्योंकि अमेरिका जब डिस्कवर हुआ था ना, पहले तो अमेरिका सबसे कट ऑफ था क्योंकि किसी को नहीं पता था अमेरिका जाने का रास्ता। फिर जब अमेरिका डिस्कवर हुआ ना तो सब लोग अट्रैक्ट हुए कि अमेरिका में तो यार बहुत ज़्यादा मिनरल एंड रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का स्कोप है। तो कई कंट्रीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अमेरिका को कोलोनाइज करेंगी, यानी अमेरिका पे जाके अमेरिका के रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगी। तो स्पेनिश जो कंट्री थी उसने डिसाइड किया कि वो करेगी अमेरिका को कोलोनाइज। लेकिन कैसे करेंगे, आर्मी की मदद से नहीं करेंगे। उन्होंने एक बहुत गंदा वेपन चुना। उन्होंने जो वेपन चुना वो कोई मिलिट्री वेपन नहीं था, वो एक बीमारी थी। बीमारी कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स की। अब जो अमेरिका के लोग थे ये पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ थे, इनको तो बुखार क्या होता है ये भी नहीं पता था, तो बेचारे स्मॉल पॉक्स कैसे सहते। तो जो स्पेनिश लोग थे इन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा इस बीमारी के साथ, स्मॉल पॉक्स के साथ। ये बीमारी वहाँ पहुँची और इस बीमारी से फॉरेस्ट फायर की तरह पूरे अमेरिका में फैली, अमेरिका की कई कम्युनिटीज़ को ख़त्म कर दिया, अमेरिका कमज़ोर हो गया। जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो स्पेनिश थे उन्होंने क्या किया, स्पेनिश लोगों ने अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया और अमेरिका के रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। अब 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में पॉवर्टी और हंगर हो गई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, धर्म के नाम पर झगड़े वगड़े तो हर जगह होते हैं, तो वहाँ पर भी हो रहे थे। और जो प्लांटेशन सिस्टम शुरू हो गया था जिसमें एक देश से दूसरे देश स्लेव्स को पकड़ के, नौकरों को पकड़ के ले जाया जाता था, बेचा जाता था, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था प्लांटेशन गार्डन में। लेकिन 18th सेंचुरी के मिड तक आते आते, 18th सेंचुरी यानी 1750 तक आते आते चाइना और इंडिया जो थे ना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ में आते थे। और जो चाइना था ना उससे पता नहीं क्या हो गया था कि उसने 15th सेंचुरी से ही थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करना शुरू किया था, कट ऑफ करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड से। तो ऐसे में क्या हुआ था, चाइना की इंपॉर्टेंस घटी थी और यूरोप की इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गई थी। इंडिया की इंपॉर्टेंस तो बढ़ी रही थी, फिर इंडिया पे कब्जा कर लिया था दूसरे लोगों ने। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोप था ना वो सेंटर बनता चला गया वर्ल्ड ट्रेड का, क्योंकि इंडिया कोलोनाइज हो गया था, चाइना ने कट ऑफ कर लिया था और इस तरीके से सब कुछ कोलोनाइज हो गया। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। शुरुआती प्रिंटेड बुक, सबसे पहली प्रिंट टेक्नोलॉजी मानी जाती है चाइना, जापान और कोरिया तरफ डेवलप हुई थी, जो थी हैंड प्रिंटिंग की। चाइना में बुक्स को प्रिंटिंग किया जाता था पेपर को रब करके और कैलीग्राफी स्किल की मदद से, यानी हाथ से सुंदर सुंदर तरीके से। मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है तो, बट मेरे हाथ सुंदर है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुंदर सुंदर तरीके, कुछ तो सुंदर बोलना पड़ेगा ना, ऐसे आप अपनी अपनी बार बार इंसल्ट हो जाएगा करो, बेइज्जती ना करूँगा, ठीक है। तो कैलीग्राफी स्किल्स की मदद से पेपर को रब करके वहाँ पर प्रिंट करी जाती थी। 594 AD से अलग अलग प्रकार की किताबें पब्लिश होने लगी थी चाइना में। टाइम जैसे जैसे निकलता गया चाइना में टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, हैंड प्रिंटिंग से मशीन प्रिंटिंग हो गई और जो शंघाई था वो हब बन गया।
हब बन गया, यानी कि यहीं पर पूरा प्रिंटिंग मटेरियल आने लगा। बोलते हैं ना जैसे ये सिटी है, ये तो इस सामान की हब है, यानी उस सामान की हर वैरायटी तुम्हें उस जगह जगह मिलेगी। तो चाइना में शंघाई जो था वो प्रिंटेड मटेरियल का हब बन गया। वहीं पर जापान में प्रिंट कैसे आया, तो माना जाता है जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं ये जापान में हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक को लाई थी 768 और से 770 एडी में। जो सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक थी वो थी डायमंड सूत्रा, जिसमें 6 शीट्स ऑफ पेपर थी, जिसमें पिक्चर्स प्रिंट करी गई थी पेपर, मनी एंड ऑल पर। 11th सेंचुरी में क्या हुआ था, अब यूरोप में कैसे आया प्रिंट। 11th सेंचुरी में जो चाइनीज पेपर था वो पहली बार यूरोप में पहुंचा था सिल्क रूट के थ्रू, जिसकी वजह से यूरोप में सिल्क रूट्स के थ्रू जब ये पेपर पहुंचा तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बनना शुरू हुई थी। उसके बाद 1295 में मार्को पोलो नाम का एक इंसान था जो एक्सप्लोरर था, घूमने फिरने वाला आदमी था, सीखता रहता था। ये इटली का रहने वाला था, तो ये चाइना से इटली पहुंचा था। अब आप सोचो उस समय इटली नहीं हुआ करता था, लेकिन हम फिर भी से इटली बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो ये बंदा चाइना से इटली पहुंचा था अपनी नॉलेज लेकर प्रिंट करने की, और ये जो उसकी नॉलेज थी ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई थी। और इस तरीके से यूरोप में प्रिंट कल्चर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी। जैसे यूरोप में प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, यूरोप में डिमांड बढ़ने लगी प्रिंटेड मटेरियल की, बुक्स फेयर ऑर्गेनाइज होने लगे थे। जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी, जो कैलीग्राफी करते थे, बढ़िया सुंदर सुंदर लिखते थे, सुंदर सुंदर हाथ नहीं, जो सुंदर सुंदर लिखते थे, ठीक है। बुक्स को बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रिंट किया जाने लगा था, यहाँ तक कि बुक्स की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी कि अब कोई भी इंसान किताबें खरीद लेता था, कोई भी इंसान। ये देखकर जो एरिस्टोक्रेट थे ना, जो पावरफुल लोग थे, रिच लोग, इन्होंने कहा कि हमें तो ऐसी बुक्स चाहिए जो हैंड रिटन हो, हमें मशीन वाली नहीं चाहिए। मशीन वाली नहीं चाहिए क्योंकि उनको लगता था जो लोग मशीन वाली किताब खरीद रहे हैं वो लोग, वो किताबें चीप और वल्गर बुक्स होती हैं, तो ये उनको नहीं लेते थे। बोलते थे हाथ वाली किताबें चाहिए जिससे ये दिखे कि हम एक क्लास से आते हैं, हम रिच लोग हैं। फिर आता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत थी तो हमें एक नई ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक प्रिंटिंग प्रेस की जो थोड़ी सी फास्ट प्रिंटिंग करवाए। वो लाए गुटनबर्ग। गुटनबर्ग जो थे एक मर्चेंट के सन थे, जो जिनके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी चाइल्डहुड से ही, और चाइल्डहुड से ही इन्होंने वाइन और ओलिव प्रेसेस देखी थी। इनके जो बचपन की नॉलेज थी इसने इनको हेल्प करा प्रिंटिंग प्रेस बनाने में। इन्होंने ओलिव प्रेस जो बचपन से देखते आ रहे थे उसके मॉडल को कॉपी किया अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए, और मेटेलिक मोल्ड्स का इस्तेमाल किया लेटर्स को प्रिंट करने के लिए। मेटेलिक मोल्ड्स का मतलब सांचे बना लिए इन्होंने, ए का, बी का। स्टेंसिल आपने देखी होगी, कभी नेट पे सर्च कर लेना। तो उन्होंने, या फिर जो मटके वाली कुल्फी है उसको एक शेप में रखा जाता है ना, ऐसे ही उन्होंने क्या किया, हर लेटर की शेप बना लिए। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ओलिव प्रेसेस का मॉडल लिया, मेटेलिक मोल्ड्स को किया प्रिंट करने के लिए, और 1448 में इन्होंने फाइनली अपनी प्रिंटिंग प्रेस को परफेक्ट कर दिया। और इन्होंने जो पहली किताब पब्लिश करी थी वो थी बाइबल, जिसकी इन्होंने 3 साल में 180 कॉपीज पब्लिश करी। जैसे जैसे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, प्रिंटिंग मटेरियल बहुत होने लगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इतना प्रिंटिंग मटेरियल होने लगा, इतना ज़्यादा कि हमने कहा कि प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया भैया, प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन के असर क्या थे। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे किताबों का खर्चा कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब थोड़ी कम मेहनत से किताबें पब्लिश हो पा रही थी, जिसकी वजह से सब लोग किताबें लेने लगे। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी कि लिटरेसी रेट बहुत कम थी। यानी लिटरेसी रेट कम थी, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, लोग सुन के सीखते थे। यानी कि जैसे मान लो मुझे पढ़ना आता है, आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपके पास किताब नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक किताब है, 20-30 लोग हो आप लोग, तो मैं उस किताब से पढ़ूंगा कोई कहानी और आप लोग सुन के सीखोगे। तो उनके सामने दिक्कत ये थी, लोगों के सामने, कि कैसे हम इस हियरिंग पब्लिक को रीडिंग पब्लिक में बदले। तो इसके लिए जो प्रिंटर्स थे, पब्लिशर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्छी अच्छी फॉकटेल्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे गीत पब्लिश करना शुरू किए। तो सो दैट क्या होगा, जो लोग पढ़ नहीं सकते वो एटलीस्ट सुन के ही मज़ा उठा लें। तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग पढ़ नहीं सकते वो किताबें तो खरीदते थे, किसी ऐसे के पास जाएंगे जिसे पढ़ना आता है और उसको बोलेंगे भाई हमारे लिए पढ़ दे। उस समय पर क्रेज़ अलग था, जब कोई चीज़ नई नहीं आती है तो क्रेज़ अलग ही होता है। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हियरिंग और रीडिंग पब्लिक के बीच में जो लाइन ऑफ सेपरेशन थी उसको खत्म कर दिया। कई लोग तो ये भी कहते हैं जो प्रिंट रेवोल्यूशन था उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब भी है। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि जब प्रिंट कल्चर था तो प्रिंट कल्चर में क्या था, कोई भी इंसान कुछ भी पब्लिश कर देता है। तो जब अच्छा पब्लिश होगा तो बुरा पब्लिश भी होगा, तो अच्छे आइडियाज समाज में जाएंगे तो बुरे भी जाएंगे। जैसे उन्हीं में से एक केस, एक कहानी हमें देखने को मिलती है 1517 में। जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें कुछ गलत एक्टिविटीज़ चलती थी। तो इसी के बारे में 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस एक तरीके से स्टडी लिखी, जिसमें उसने बताया रोमन कैथोलिक चर्च में ये चीज़ें गलत हो रही है। और उसके वर्क को बहुत सराहना मिली, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारी कॉपीज सोल्ड हुई। कुछ लोग तो इतने मोटिवेट हो गए, इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने जाकर इस 95 थीसिस की एक कॉपी जाकर वो चर्च के गेट पर ही लगा दी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मार्टिन लूथर ने भी कहा कि भाई जो प्रिंटिंग है ना, वो अल्टीमेट और ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गॉड की, इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, जो चर्च था उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, चर्च वालों के पास जवाब नहीं दे देने को। तो उस समय पर कई लोग कहने लगे थे कि हमें कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है जो चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उसके ऊपर।
ये सब देखकर कि चर्च वालों ने देखा कि भाई अब उनके खिलाफ बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ये सब देखकर चर्च वालों ने क्या किया था, 1558 से एक इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया था प्रोहिबिटेड बुक्स का। प्रोहिबिटेड बुक्स यानी वो सभी बुक्स जिनको उन्होंने बैन करना है अपने अपने एरियाज में, ताकि कोई उनके खिलाफ ज़्यादा ना लिख सके। ये हमेशा याद करके रखना, प्रिंटेड बुक्स वाला इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कब शुरू किया गया था, 1558 में। क्यों शुरू किया गया था? टू स्टैब्लिश अ कंट्रोल ऑन व्हाट्स प्रिंटिंग टुवर्ड्स देम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रीडिंग मैनिया में बेसिकली क्या है, अब देखो लिटरेसी रेट बढ़ने लगी थी, जैसे जैसे टाइम बीता लिटरेसी रेट बढ़ी, चर्चेस ने स्कूल सेटअप करना शुरू कर दिए, जो एजुकेशन था वो पहुंचने लगा हर व्यक्ति तक। तो अब पुअर ऑडियंस भी थी वहाँ पर, हर व्यक्ति तो महंगी किताबें नहीं ले सकता, तो पुअर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए क्या किया, कुछ नए स्टेप्स ले गए। जैसे सस्ती सस्ती किताबें शुरू हुई, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स शुरू हुई, जो पॉकेट साइज किताबें होती थी, बिल्कुल छोटी छोटी, जिनको एक पेनी में आ जाते थे, मतलब बहुत सस्ते में आ जाती थी। और जो भी इंसान किताबों को बेचता था उसको बोलते थे चैपमैन। जाओ भाई चैपमैन से जाकर पेनी चैप बुक्स ले आओ। क्या सही सा नाम लग रहा है ना। तो ये चैपमैन विलेज टू विलेज जाता था और सस्ती सस्ती किताबें बेचता था। फ्रांस में भी सस्ती किताबें शुरू हुई, जिसका नाम था बिलोथिको ब्लू बोला गया इसको। ये लो कॉस्ट स्मॉल साइज बुक्स थी। ये याद रखो, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं एमसीक्यू में, कि फ्रांस में जो सस्ती किताबें थी उनको क्या बोला था, तो बिलोथिको ब्लू बोला जाता था। अब जो प्रिंट रिवॉल्यूशन था उससे बेसिकली हो क्या गया, हर प्रकार के आइडिया समाज में जाने लगे। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि प्रिंट कल्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कल्चर की मदद से हम बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस तक ला सकते हैं, हम डेस्पोटिज्म खत्म कर सकते हैं। डेस्पोटिज्म यानी कि ये जो मोनार्की, डिक्टेटरशिप है, इन सबको खत्म कर सकते हैं। लुई सेबेस्टियन मर्सियर एक नॉवेलिस्ट थे। इनकी नॉवल की खास बात ये थी कि ये क्या करते थे, हीरोइज्म पे ज़्यादा लिखते थे। तो इन्होंने क्या कहा, जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, और पब्लिक ओपिनियन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डेस्पोटिज्म को हटा सकते हैं। डेस्पोटिज्म यानी कि मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इन सबको हम खत्म कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन की मदद से। पब्लिक ओपिनियन यानी कि हम आपका ओपिनियन जो पब्लिश होगा उससे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रीडिंग मैनिया में प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। माना जाता है प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी बहुत असर पड़ा। कैसे? इसके लिए 3 लॉजिक दिए जाते हैं। पहला लॉजिक, लोगों ने कहा प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हुआ, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जो देश में पॉजिटिव सोचते थे, देश के लोगों को मोटिवेट करते थे, उनके आइडियाज से क्या हुआ, उनके आइडियाज सब तक पहुंचे, जिसकी वजह से लोग और क्रिटिकल होकर और रेशनल होकर सोचने लगे। क्रिटिकल और रेशनल मतलब हर चीज़ में रीज़न ढूंढने लगे। जब जो अच्छे अच्छे लोग होंगे उनकी राइटिंग्स आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी चैतन्य होगा ना। तो लोग कहते हैं पहला जो रीज़न उन्होंने दिया, एनलाइटमेंट थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे वो फैलने लगे थे पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ़ायदा मिला। दूसरा चीज़, लोग कहते हैं प्रिंट कल्चर की वजह से डायलॉग एंड डिबेट की एरा आ गई थी। डायलॉग एंड डिबेट की बेसिकली क्या हो गया था, प्रिंट कल्चर ने लोगों को मोटिवेट किया। जब लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव इंपॉर्टेंट कंटेंट, तो उन्होंने कहा यार कितना ज़रूरी है सवाल करना, कितना ज़रूरी है सवाल करना और हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना। अभी तक क्या होता था, जो हो रहा है होने देते हैं, लेकिन फिर लोग सवाल करने लगे प्रिंट कल्चर की वजह से, क्योंकि उस टाइम पर नया नया आया था। तो लोगों के मन में आया कि हमें भी बहुत कुछ जानना है। इसका भी फ़ायदा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिल गया। साथ ही साथ प्रिंट कल्चर में क्या हुआ, प्रिंट कल्चर में सिर्फ चीज़ें लिखी हुई नहीं आ रही थी, कई पेंटिंग्स का भी यूज़ किया गया लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ताकि लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर लें और कुछ उन्हें समझ में भी ना आए। जैसे कार्टून्स का इस्तेमाल किया गया, कैरिकेचर्स का इस्तेमाल किया गया। इन सब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया जाना था, लोगों के मन में ये फीलिंग डालनी थी, भाई आओ उठो नींद से, फ्रांस के लिए कुछ करो। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, फ्रांस में नेशनलिज्म के आइडिया को फैलने का मौका मिला और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अल्टीमेटली फ़ायदा मिला। उसके बाद आते हैं 19th सेंचुरी में क्या हो गया था, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई यूरोप में, जिसकी वजह से चिल्ड्रन भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए रीडिंग सेक्शन के। एक चिल्ड्रन प्रेस सेटअप करी गई थी फ्रांस में 1857 में, और जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया था, चिल्ड्रंस के लिए मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वुमेन सेक्शन भी इंपॉर्टेंट रीडर बन के निकले। इनमें से कई सारे लोग तो लिखते भी थे, जैसे नॉवलिस्ट जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन। फिर एक नई सिलेंड्रिकल प्रेस भी आ गई थी, जिसको बनाया था रिचर्ड एम हो ने, जिसके अंदर कैपेसिटी थी जो 1 घंटे में 3000 शीट्स को पब्लिश कर सकती थी। उसके बाद आते हैं इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में बहुत पहले से प्रिंट हो रहा है, जब तुम और मैं पैदा नहीं हुए थे, या हमारा कह सकते हैं हमारे 2-3 पीढ़ियाँ पैदा नहीं हुई थी, या और भी ज़्यादा, तब से इंडिया में प्रिंट कल्चर चल रहा है, सैकड़ों सालों से, ठीक है, हज़ारों सालों से। क्योंकि इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट्स चलती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पाम लीव्स पर प्रिंट किया जाता था। ये बड़ी फ्रेजाइल होती थी, मतलब इनको ईजी टू हैंडल नहीं होती थी, और इनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अगर इंडिया में ऑफिशियली देखा जाए, तो इंडिया में ऑफिशियली प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग जो नॉलेज थी वो गोवा में पोर्तुगीज मिशनरीज लाए थे। इंडिया में जो पहली तमिल बुक पब्लिश हुई वो 1579 में कोचिन में हुई थी। पहली मलयालम बुक 1713 में हुई थी, और 1780 में हमारे यहाँ पे इंग्लिश
प्रिंटिंग भी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि जेम्स ऑगस्टस एकिन ने बंगाल गैजेट शुरू किया था, जो एक इंग्लिश प्रिंटेड मैगजीन थी, जिसकी टैगलाइन उसने दी थी, कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन। यानी एक ऐसा पेपर जो सबके लिए ओपन है बट किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी को फेवर नहीं करता। ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि लोगों को लगा था ये तो भाई इंग्लिश बंदा है, ये तो इंग्लिश को सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए उसने बोला था नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं इन सब में ओपिनियन रखता। तो अब जैसे आज के टाइम पर होता है, ज़्यादा जल्दी पॉपुलर होना है तो कंट्रोवर्सी कर लो या कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात कर लो, वैसे ही पहले के टाइम पर भी होता था। ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है तो सिंपली क्या करो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर लिखना शुरू कर दो डेली बेसिस पे। यही पहले के टाइम पर किया जाने लगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक जैसे सती प्रथा, विडोरी मैरिज, कास्ट, इन सब पर लिखना शुरू हो गया। जैसे राम मोहन राय ने पब्लिश करी संवत कावड़ी 1821 में, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने पब्लिश करे समाचार चंद्रिका को 1822 में। दो पर्सियन न्यूज़पेपर भी मार्केट में आ गए, शामशुल अकबर एंड जामे जहानमा। इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मुझे पता है थोड़ा सा हैवी होने वाले आपके लिए, बट कर लेना याद यार, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको इतना कम तो करा दिया, अब आप सोचो ना, मैंने आपको इतना सारा कंटेंट इतने कम टाइम में करा दिया, तो अब आप थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा टाइम है ना वो इस पे दे देना, ठीक है। मतलब मैंने क्या कराया, आप किया तो आप ही ने एंड ऑफ द डे। जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिलीजियस प्रिंटिंग भी शुरू कर दी थी। जैसे देवबंद जो देवबंद सेमिनरी थी 1867 में फाउंड हुई थी, उन्होंने फतवास पब्लिश कर दिया था। फतवास क्या होते हैं? कुछ मुस्लिम धर्म में होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ एक्चुअली। और जो फिर रामचरितमानस का जो पहला एडिशन है, प्रिंटेड एडिशन, वो कैलकाटा में निकल कर आया 1810 में। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में पूछ ले। जो पेंटिंग्स को भी शुरुआत कर दी गई, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को, जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने इमेजेस बनाई मास सर्कुलेशन के लिए। क्योंकि क्या होता था, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो इमेज देखकर ही फ़ायदा उठा लेते थे, इमेज देखकर ही फील ले लेते थे कि यार क्या कहानी हुई होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वुमेन इन प्रिंट। प्रिंट कल्चर में वुमेन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था। उनको बोला गया था ये वो इंसान होते हैं जिनके अंदर विल पावर होती है, जिनके अंदर पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ होती है, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, जिनके अंदर पावर होती है सोचने की, समझने की और फिर एक्ट करने की। जो लिबरल्स होते थे, जो ओपन माइंडेड लोग होते थे, उन्होंने तो अपने घर की औरतों को लिखने पढ़ने के लिए भेजा भी था कि जाओ आप लोग आराम से पढ़ो लिखो। लेकिन वहीं पर कुछ कंजर्वेटिव लोग थे, कंजर्वेटिव मुस्लिम, जो पुरानी सोच रखते थे, रूढ़िवादी थे। उनका ये मानना था, जैसे हिंदुओं में ये मानना था, जो पुराने लोग सोच रखते थे कि हिंदू गर्ल को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर उसको पढ़ा दोगे तो वो विधवा हो जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, बट वो ये बोलते थे। मुस्लिम में ये बोलते थे अगर कोई मुस्लिम लड़की पढ़ लेगी तो वो अपवित्र हो जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी। कैसे करप्ट हो जाएगी? उर्दू रोमांसेस को पढ़कर, उर्दू में जो रोमांटिक कहानियाँ हैं या उन सब चीज़ों को पढ़कर करप्ट हो जाएगी। मतलब मैन करप्ट नहीं हो रहा है, मैन अपवित्र नहीं हो रहा है, वुमेन करप्ट हो जाएंगी अगर उनको पढ़ा दिया गया। तो ऐसी सोच रखते थे। लेकिन इन सबके बाद भी कई सारी वुमेन ऐसी थी जो इन्हीं की पार्ट में से निकल कर आई और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है राज सुंदरी देवी की। एक यंग मैरिड वुमेन थी जिन्होंने लिखना पढ़ना सीखा, अपनी किचन में छुपकर लिखना पढ़ना सीखा और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन नाम से, जो 1876 में पब्लिश करी गई। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, कई सारी और वुमेन निकल कर आई, उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया और मेनली लिखना शुरू किया। जैसे ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, इन्होंने वुमेन की लाइफ्स के बारे में लिखा, वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, इन सब इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जो वुमेन लाइफ से रिलेटेड थी। पंजाब में राम चड्ढा ने स्त्री धर्म विचार लिखा, जिसमें उन्होंने बताया हाउ टू बी ए ओबीडियंट वाइफ, एक आज्ञाकारी पत्नी कैसे बने, इस बारे में भी उन्होंने लिखा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पब्लिश करा 1871 में, जिसमें उन्होंने बात करी थी कास्ट सिस्टम में जो खराबी थी उन पर। काशी बाबा ने भी 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखा था, एक कानपुर के मिल वर्कर हुआ करते थे ये। इन्होंने कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस बताने के हिसाब से ये लिखा था। सच्ची कविताएं लिखी गई थी जिसमें बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स थी। इसको लिखा, सच्ची कविताओं को लिखा था सुदर्शन चक्र ने। इसमें सच में बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स है, एक दो पोएम्स मैंने पढ़ भी रखे हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। अब एक्चुअली बात ये हुई है कि आपको दिखा होगा इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था, जहाँ पे आपको समझ भी आ गया होगा। वो ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं बचा है अभी, ठीक है, स्टोरेज नहीं बचा है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ ना तो अब मैं अपने अपने शब्द काउंट कर रहा हूँ, कम से कम शब्द कम से कम टाइम के अंदर मेरे को वीडियो कंप्लीट करनी है। क्योंकि ये वीडियो वैसे लंबी हो या ना हो, बट स्टोरेज वाइज बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं प्रिंट एंड सेंसरशिप। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यार मतलब मेरा मन था बताने का, ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ बताने का मन था और अब मेरा बताने का मुझे लग रहा है मैंने गलत बता दिया, क्योंकि जितने शब्द मैं बोलते जा रहा हूँ उतना स्टोरेज काउंट होता जा रहा है। मेरे फ़ोन में एक्चुअली अब ये चल रहा है कि 12 मिनट की वीडियो बना सकते हो, अब बस इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जा ही नहीं सकते, अदरवाइज स्टोरेज फट जाएगा, ठीक है। तो आप में से जो भी कमाने लगे मुझे फ़ोन गिफ्ट कर देना, याद रखो। तो प्रिंट एंड सेंसरशिप बेसिकली क्या था कि कई लोगों का, मैंने बोला था, मानना था सेंसरशिप का सिंपल मतलब होता है जो चीज़ें प्रिंट हो रही है उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना। कई लोगों का मानना था जो चीज़ें प्रिंट हो रही है उन पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना ज़रूरी है, और कई लोग कहते थे नहीं है,
1820s में कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि हमें प्रेस फ्रीडम पे कुछ कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो लोगों को लगा था ये तो गलत चीज़ है। तो इसके बदले में 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक और थॉमस मकौले को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंडिया में। इन्होंने वापस से नए रूल्स बनाए थे और इन्होंने बोला था प्रेस को वापस से हम आज़ाद कर रहे हैं, प्रिंटिंग को वापस से आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन फिर होता है 1857 में रिवोल्ट। वो रिवोल्ट था भारत की आज़ादी के लिए पहला रिवोल्ट, और इसके बाद सब बदल जाता है। ब्रिटिश वाले थे बोले स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम स्ट्रिक्टनेस के साथ रहेंगे। और ब्रिटिश वालों ने देखा था कि कैसे लोकल लैंग्वेजेस की मदद से आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया पूरे भारत के अंदर और रिवोल्ट किया गया। तो इन्होंने लाया वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट का सिंपल मतलब क्या था? इस एक्ट से गवर्नमेंट को पावर मिल गई सेंसर करने की पावर का सिंपल मतलब था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी उसके पास ये राइट था कि वो कंटेंट जो भी चीज़ें छप रही है उसको जज करेगी कि वो सेडिशियस है या नॉन सेडिशियस है। सेडिशियस और नॉन सेडिशियस का मतलब, अगर तो वो ब्रिटिश के खिलाफ है तो वो सेडिशियस कहलाएगा, और अगर वो ब्रिटिश के लिए न्यूट्रल है या ब्रिटिश के लिए अच्छा है तो वो नॉन सेडिशियस कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगेन पटाखा फोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्टोरेज जा रहा है, वो पटाखे नहीं रुक रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो सेडिशियस कंटेंट आप समझ गए कि अगर आप मेरे खिलाफ लिख रहे हो तो वो सेडिशियस है, अगर मेरे खिलाफ नहीं लिख रहे हो तो फिर आप चाहे जो लिखो वो नॉन सेडिशियस है। तो ब्रिटिश ने बोला अगर सेडिशियस कंटेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उनको वार्निंग देंगे, और अगर वार्निंग नहीं मानते हैं तो उनकी मशीन्स को सीज कर देंगे, प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे। ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 में पास हुआ था। लेकिन इंडिया वाले कहाँ रुकते हैं, आप जितने लोगों को दबाओगे ना उतने बाउंस बैक करेंगे। तो ये सब के बावजूद भी पंजाब में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था जिसकी वजह से कई सारे लोगों को देश छोड़कर निकलना पड़ा था, इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा केसरी में, जिसकी वजह से उनको जेल भरे हुए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो काम था मैंने वो करके दिखाया। जेल जाना नहीं जाना वो मेरे उनके हाथ में नहीं था। भले ही उन्हें पता था कानून है, लेकिन उन्होंने कहा मैं देश के लिए जो जो कर सकता था मैंने वो किया। मैंने पूरी कहानी लोगों को बताई कि देखो इन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किया है हमारे साथ, जैसे गलत काम नहीं करने चाहिए थे। इससे ब्रिटिश वाले गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये कंटेंट सेडिशियस है भाई, बाल गंगाधर तिलक तुम्हारा ये जो कंटेंट है ये सेडिशियस है, तुमको जेल जाना पड़ेगा। सिंपल, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। यहाँ तो होता है इस चैप्टर का डी एंड आई होप सो आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। आई रियली होप सो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से, बट मेरा मानना है एज लॉन्ग एज आपको समझ आ रहा है, कोई वीडियो लंबी जो छोटी नहीं होती। कई बार जब आपको समझ नहीं आता तो आपको 5 मिनट की वीडियो भी लंबी लगती है, और कई बार जब आपको समझ आता है तो आपको 2, ढाई, 3, 4, 5, 6 घंटे जितनी देर बिता दिया जाए आपको वो लंबी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत लंबी नहीं लगी होगी, आपके 20 नंबर पक्के हो चुके होंगे इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन आपके एग्जाम्स के लिए। गुड बाय।